हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें। एपिसोड 201 जिसमें आए हैं अभी तक, जब तक मैं शूट कर रही हूँ, 119 कमेंट्स। कोशिश करूंगी हर एक को पढ़ लूं, हर एक का जवाब दे दूं। तो आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आओ बहन बातें करें। पहला क्वेश्चन ही जनगणना से रिलेटेड। अभी स्कूल में बैठे जनगणना कर रहे हैं, 15 पूरी कर ली और आपकी कितनी हो गई दी। तो देखो स्कूल में बैठ के कैसे कर रहे हो, पहले तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा कि हमारे यहाँ 22 से शुरू है, उसके बाद ही कुछ काम शुरू होगा, तब मैं आपको बताऊंगी कि कैसी चल रही है कैसी नहीं। नेक्स्ट, और दीदी मूवी और गाने सुन सुन के काफी मिडिल क्लास लोग और पुअर लोग प्यार के चक्कर में पड़कर अपनी लाइफ एंड टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और वो मूवी वाले हीरो हीरोइन बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ ही शादी करते हैं, और किसी को ये समझ में नहीं आता इसका क्या सोल्यूशन निकाले। देखो, हमेशा ये आज की बात तो है नहीं, शुरू से ही जो पिक्चरों में दिखाते हैं या बड़े बड़े लोग जो समाज के करते हैं, छोटे लोग उनका अनुसरण करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि हमारे माँ बाप ने हमें एक्चुअल में वैल्यूज क्या दी हैं, और हम अपने परिवार में एक्चुअली क्या देख रहे हैं। कहीं ना कहीं पिक्चरें हमारे असली जीवन से प्रेरित होती हैं, और कहीं ना कहीं पिक्चरों से हमारा असली जीवन प्रेरित होता है। तो ये लूप है, अब आप उससे बच नहीं सकते, है ना। तो मेन रोल प्ले करता है कि रियल लाइफ में हम अपने बच्चों को बता क्या रहे हैं, प्रैक्टिकली सिखा क्या रहे हैं अपने अनुभवों के जरिए, कि जब हम देखते थे तो हमें भी ऐसा लगता था, ये होता है। हो सकता है अगर हमारी किस्मत अच्छी हो तो हमारे बच्चे वो ठोकर ना खाएं, नहीं तो जीवन है, ठोकर खा के इंसान सीखता है। बचा तो आप सकते नहीं इस चीज से। हाय दी, ये तो मानना पड़ेगा कि इतने सुपर बिजी शेड्यूल के साथ भी आप अपने लुक्स का पूरा ध्यान रखती हो, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि इतने बिजी शेड्यूल में स्किन, हेयर, नेल्स सब कुछ परफेक्ट रखने के लिए टाइम कैसे मैनेज करती हो। ये क्वेश्चन मेरे पास ब्लॉगिंग चैनल पे भी खूब आते हैं। अगर आपको कम टाइम में और ज्यादा काम करना है तो वो कुछ भी काम हो सकता है, लेकिन उसके कुछ ना कुछ आपको शॉर्टकट क्रिएट करने पड़ेंगे जिसमें आपका टाइम और एफर्ट कम जा रहा हो, रिजल्ट आपको पूरा मिल रहा हो, रिजल्ट पे आप कॉम्प्रोमाइज ना कर रहे हो। अब जब स्किन की प्रॉब्लम हुई थी या अब बालों की प्रॉब्लम हुई है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास अगर मैं जाऊंगी, भाई वो सिरदर्दी है, जाते ही समझ लो आप एंट्री करोगे डॉक्टर के पास, 500 से 1000 रुपए तो वो आपकी फीस रख लेगा। पहला स्टेप। अभी आपको कुछ नहीं पता कि कितना असर करेगा कितना नहीं, फिर दवाई, टाइम जो लग रहा है वो अलग लग रहा है, ठीक है। और उसके बाद भी 5-6 हजार महीने में खर्च करने के बाद आपको नहीं पता कि आपको कितना असर होएगा, फायदा होएगा नहीं होएगा। तो या तो आप उस चीज पे अपनी ध्यान ही नहीं दोगे, स्किन या बालों पे, या फिर आप ये लंबा वाला रास्ता चुनोगे अगर आप मैनेज कर पाए। इतने लंबे प्रोसेस के बजाय सिंपल सा है, फोन उठाओ, क्योर ऐप। एक रीजन और है इसे ट्राई करने का कि कंसल्टेशन तो आपकी फ्री है ना, लॉस तो कुछ है ही नहीं, जांच आपकी हो जाएगी स्किन की या बालों की, तब तक तो आपको एक भी रुपया खर्च करना ही नहीं। फिर मैंने वो ट्राई करा, कंसर्न पूछा मेरा कि स्किन या बाल, तो मैंने इस बार बाल चुना। फिर उन्होंने पूरे क्वेश्चन डिटेल में पूछे कि प्रोडक्ट आप कौन से पुराने यूज करते हो, इस टाइम क्या लाइफस्टाइल है, कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहे, कोई एलर्जी तो नहीं ले रहे, मेन प्रॉब्लम क्या है जिसको क्योर करना चाह रहे हो, वो सारी चीजें डिटेल में पूछ ली। उसके बाद वो सब बता दी, फोटो अपलोड कर दी, फोटो की जांच हो गई, रिपोर्ट आ गई विद इन मिनट्स, और 2 दिन में किट मेरे घर आ गई। उसमें भी सारी डिटेल मेंशन कर देते हैं। आपको ये याद नहीं रखना कि कौन से दिन क्या लगाना है और क्या छोड़ना है, डे वाइज आता है, और जिस दिन कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करना उस दिन उस पर कट लगा आता है कि आज यूज नहीं होना। तो आपको बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती कि याद रखो कि ये वाला आज लगानी है, ये गोली आज खानी है, वो तेल आज लगाना। सब कुछ आपको बना बनाया मिलता है। इसके अलावा मंथली फॉलो अप, डॉक्टर खुद आपको अलग अलग तरीके से मैसेज करेंगे, ईमेल, मैसेज और क्योर ऐप के जरिए भी, दोबारा से उनको दिखाएं, अपनी फोटो अपलोड करें, है ना। तो आपको फॉलो अप की चिंता करने की जरूरत नहीं। डाइट प्लान देते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना, ठीक है। और वाटर रिमाइंडर तक, छोटी सी चीज है लेकिन ये सब कुछ फ्री में मिल रहा है यार, सोचो। अब इसके बाद आते हैं किट कितने की है, 2200 रुपए की, 3 महीने तक लास्ट करती है। सारे प्रोडक्ट आप रेगुलर यूज करो, 3-4 हफ्ते में आपको विजिबल डिफरेंस नजर आ जाएंगे अपने बालों में। अब मुझे चौथा हफ्ता चल रहा है, सच में बाल बेहतर फील हो रहे हैं, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है धीरे धीरे। अब देखो, जो बाल डैमेज हो चुके हैं, बिल्कुल छोटे हो गए हैं टूट के, उनको लेंथ तक आने में टाइम लगेगा, लेकिन जो टेक्सचर था और जो थोड़ा सा वजन सा मुझे महसूस होता था, वो ऊपर की तरफ बालों में वापस से मुझे पता चलने लगा है। तो
काम कर रही है ये किट अच्छे से। तो आप भी स्ट्रगल कर रहे हो ना अपने हेयर की या स्किन की किसी भी प्रॉब्लम से, तो एक बार क्योर ऐप ट्राई करना बनता है। ट्राई करने के और अपना पहला टेस्ट देने के अपने स्किन के या बालों के कोई पैसे नहीं है। आप यहाँ तक तो जाकर आप ट्राई कर ही सकते हो। उसके बाद आपको लगे कि ऑर्डर करनी है तो आपको मेरा कोड दिखाई दे रहा होगा, अगर आप वो अप्लाई करोगे तो जो भी आपकी कार्ट वैल्यू बैठेगी उसमें 100 रुपये और कम हो जाएंगे। अब अपने लुक को मेंटेन रखना है तो बाल और स्किन इनको आप निगलेक्ट तो कर नहीं सकते, इनके केयर करनी पड़ेगी। अगर इनकी केयर करनी है तो क्योर ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिंड कमेंट में मिल जाएगा। एक बार ट्राई जरूर करना, जो भी कोई प्रॉब्लम हो देखो ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हेलो नमस्ते दी, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, सास ससुर हस्बैंड और हम और दी। मेरा मैका भी पास में ही है, मेरे को कुछ भी काम हो जा फिर वो मेरे जा फिर इन लॉज का तो मेरे को बोला जाता। भाई स्पेलिंग देख लिया करो यार, नहीं समझ में आता फिर एक बार में। कि तू अपनी मम्मी को ले जा, भाई को ले जा, बच्चे मम्मी के घर छोड़ जा। दी मेरी मम्मी को कोई जरूरत होती है तो फिर मेरे को ताने दे दिए जाते हैं। मैं जब प्रेग्नेंट थी तब भी मेरी मम्मी भाई ही मुझे लेके जाते थे। मेरी सास साफ मना कर देती थी कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को तो छुट्टी नहीं मिलेगी छुट्टी। पर दी जब भी उनको अपना कोई भी छोटा सा भी काम हो तो छुट्टी भी कर लेती हैं जल्दी। अगर मैं इन लॉज के काम को मना करती हूँ तो हस्बैंड भी गुस्सा होते हैं। वैसे तो मेरे हस्बैंड बहुत बढ़िया हैं और मेरे को क्या करना चाहिए, इन लॉज के काम करने चाहिए या नहीं? वैसे मेरे काम कोई नहीं आया, ना सास ससुर ना नंद, बस मेरे हस्बैंड और मायका ही काम आता है। लव यू सो मच दी। आई लव यू टू। लेकिन अगली बार स्पेलिंग थोड़ी सी कोशिश किया करो सही लिखें, क्या कि क्वेश्चन मुझे जल्दी से मैं और पढ़ पाऊँ। ठीक है, अभी देखो क्या है, जब आपके काम मैके वाले आते हैं तो जब अगर मम्मी को कोई काम हो और आपको ना जाने देना, एक तो तब अपना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो कि भाई मेरे लिए खड़े रहते हैं वो हर टाइम, तो आज उनको जरूरत है तो मैं जाऊंगी, बात खत्म। आप बिल्कुल टिप्स पे रखोगे, जब मुझे ये दिक्कत थी मेरा भाई आया, मुझे ये दिक्कत थी मेरी माँ आई, बताते रहो। तो अब उनको दिक्कत है, मेरा जाना बनता है। अब ये छुट्टी ले रही है नहीं ले रही है ये इनका पर्सनल डिसीजन है, हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते कि जी तुम हमारे लिए छुट्टी लो। लेकिन जो हमारे लिए टाइम और एफर्ट निकाल रहा है उसके लिए हमें खड़े होना पड़ेगा। अब ये उसमें भी अगर राड़ कर रहे हैं, अटका रहे हैं, तो वहां आपको करना पड़ेगा कि भाई नहीं मैं जाऊंगी, ऐसे नहीं होता। जब वो लोग मेरे लिए हर जरूरत पर खड़े हैं तो मैं भी खड़ी होंगी। रही बात कि अब इनका करना है या नहीं करना, देखो ये दरिया दिली दिखा देना मेरे हिसाब से सही रहता। हमारे काम हो गए, भले वो मैके वालों के सपोर्ट से हुए, जब उन्हें जरूरत है हम उनके लिए खड़े रहें, ये हमारे लिए जरूरी है। प्लस एज अ बहू हम यहाँ पर हैं, जितना हम इनका कर सकें इजियली, बहुत ज्यादा अपने आप को टॉर्चर करके नहीं, उतना हम कर दें, ये हमारी अच्छाई होगी। क्योंकि छोड़ोगे तब भी आगे के लिए कलेश बढ़ेंगे, लेकिन करके चलोगे तो सोचो कि ये हो जाएगा, देखो हम इसका कुछ नहीं कर रहे फिर भी ये हमारा कर रही है। उन्हें नहीं दिखेगा, दुनिया को तो दिखेगा कि इसके सारे कामों के लिए इसके मैके वाले या भाई आता है, लेकिन इन लोगों के काम भी फिर भी करके देती है। तो अपनी सही रखने के लिए उनका काम जितना आराम से हो सकता है उतना कर दो, फालतू लोड लेके नहीं। नेक्स्ट, मैम मेरे मायके में ठीक ठाक है फाइनेंशियल और सब चाचा एक साथ रहते हैं, सब कजिन सिस्टर शादी के बाद गुड फाइनेंशियल कंडीशन में है। मेरी ससुराल की फाइनेंशियल कंडीशन सबसे डाउन है। जब मैं मैके जाती हूँ तो सब कजिन बहनें एक साथ रहती हैं, कुछ बात नहीं करती बुरी, पर मैं जब जाती हूँ मैके तो उनका बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगता। सब बहनें एक हो जाती हैं, किसी डिस्कशन से दूर रखा है ना, निगलेक्ट करना। उनके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो खर्चा करती हैं, अगर मैं नहीं बोलूं तो मायके वाले खर्चा उठाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ भी मुझे ही समझाती है हर टाइम, उनके बिहेवियर से मुझे अच्छी वाइब नहीं आती। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है इसलिए सब आती हैं, कुछ बात महसूस होती है पता नहीं सकती। अब मैं मायके जाना टालती हूँ, हर टाइम रो के आती हूँ। माँ बहनों की साइड लेती हैं, मैं कुछ कहूँ तो मुझे ही समझाती हैं और झगड़ालू कहती हैं। सेम आगे लिख के देखो, कहीं पर भी अगर हमें लग रहा है कि हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी स्थिति सुधर नहीं रही, पैसे का स्तर की वजह से हमारी बेइज्जती सी महसूस हो रही है, पिछली बार भी आया था, उस बेइज्जती को तो याद रखो। अगर दूर करने के लिए अपनी गरीबी मेहनत कर सकती हो तो करो, लेकिन अगर किसी को अपने पैसे का दंभ आ गया और वो एटीट्यूड दिखा रहा है आपके कहने से, वो छोड़ेगा नहीं। अगर आप हर बार जा रही हो और हर बार रो के आ रही हो
तो इसका मतलब डन हो गया मामला। अब आपको अपने मैके से दिमाग, ध्यान, मोह सब हटाने का टाइम आ गया है। नेक्स्ट, मैं जेल में बंद हो गई हूँ ऐसा फील होता है। मैं चौखट तक भी नहीं जा सकती क्योंकि गांव में बहू नहीं निकलती है। मैं अकेली बहू हूँ और आसपास की किसी से बात भी नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ की कोई बहू आपस में बात नहीं करती। मेरे घर में 2 सास हैं, टॉक्सिक हैं। मैं अपने बच्चों के साथ खुश रहने की कोशिश करती हूँ। अभी 5-6 महीनों से मेरा शरीर मोटा हो गया है। ऐसा लगता है कि मैं कोई दूसरी दुनिया में रहती हूँ, कोई पहचान ही नहीं। 14 साल हो गए शादी को और अपने लिए कुछ नहीं कर पाई मैं। देखो ऐसा है, गाँव में नहीं निकलती, आपस में बात नहीं करती, ये नियम चले आ रहे हैं। किसी दिन कोई आएगी, इन नियमों को तोड़ देगी। बवंडर होगा, उसके घर में उसे बुरा भला कहा जाएगा। हो सकता है गांव के भी कुछ रूढ़िवादी लोग उसे बुरा भला कह दें, लेकिन उसके बाद फिर आगे आने वाली बहुओं के लिए रास्ता खुल जाएगा। अब मैं आपको ज्यादा जोश इसलिए नहीं दिला रही क्योंकि भाई गांव का किस लेवल तक जाएगा वो बवंडर, मुझे सही में एक प्रॉपर अंदाजा नहीं है। एक अंदाजा है, लेकिन मैं ये कहूँ कि नहीं ऐसे ही होगा। जैसे मैं बाकी चीजों में कहती हूँ ना कि पार्ट ऑफ द सीरीज है, ये होगा, इसके बाद ये होगा, वो मुझे एक अंदाजा है। लेकिन गांव में लोग किस हद तक क्रैक हो सकते हैं इस चीज को लेके कि भाई ऐसा कैसे कर दिया, और वो किस हद तक रिएक्ट कर देंगे, उसका मुझे थोड़ा सा डाउट है। उसका उस बंदे को पता होता है जो वहां एक्चुअली रह रहा है। ठीक है, तो बजाय एकदम सारे नियम तोड़ने के, एक आध बार बाहर निकल के देखो अकेले कितना होता है। ट्राई करो, अगर ये हो गया तो, क्योंकि ये आप जो कह रही हो ना, ये होता है, मैंने देखा है। जो हमारी जानने वाले जो 1-2 लड़कियों की शादी गांव में हुई है, मैंने देखा है कि उनकी दुनिया, उनके घर, बाथरूम, और घर से लेके जो बाथरूम तक का आंगन का एरिया, बस वहीं तक। उनको बाहर की हवा ही तब लगती है जब वो पीहर के लिए निकल रही है, बस। कोई बाजार नहीं, कुछ नहीं। ये लाइफ होती है उन लोगों की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसी जगह होती, भले मेरी नौकरी होती नहीं होती, तो शायद मैं फ्रस्ट्रेटेड जिस दिन हो जाती, मैं एक आध बार निकलती जरूर। क्योंकि जब मैं यहाँ आई हूँ अपनी शादी में भी, तो बहुत सारी रिवायतें थी जो मैंने तोड़ी हैं, लेकिन उसके बाद फिर सब सही हो गया, बाकियों के लिए भी रास्ता खुल गया। तो आप भी इतना हार्ट ब्रोकन, मतलब मेरे को लग रहा है पढ़ के आपका लिए जो भी हो रहा है, महसूस कर पा रही हूँ मैं वो वाइब। तो आप भी थोड़ा थोड़ा ट्राई करो, देखो कि कितना विद्रोह उसका होता है ना। लेकिन ऐसा ये अपने मन को समझा के बैठो मत कि हमारे यहाँ कोई नहीं निकलता, इसलिए मैं भी नहीं निकल रही। ट्राई करो, क्या पता बेफालतू का हुआ ही हो, आप वो पहली हो जो निकल जाए। और निकल के हम जा कहाँ रहे हैं, खाली बाजार, बाहर की दुकान तक। लेकिन ये तरीका ही पता नहीं क्या है कि बहू अकेली नहीं निकलती, क्या ही हो जाएगा। सारा घर का काम वो अकेली कर सकती है, सड़क पे बाहर निकलने में उसे साथ चाहिए। और वैसे ही फिर आदत पड़ जाती है उस बहू की भी, उसको अकेले जाने में भी डर लगेगा, जबकि क्या ही है, सड़क पे होगा। तो आप थोड़ा थोड़ा ढील दे के कोशिश करो एक आध चीज करने की, फिर देखो क्या होता है। लेकिन बहुत संभल के चलना, और ऐसे ही करना कि अगर लगे कि हाँ भाई ये तो ज्यादा हो गया, फिर अपना बैकअप मार लेना। लेकिन लगे कि चल गया तो फिर उससे अगले की चीज। लेकिन धीरे धीरे अपना चौखट लांघना मुझे लगता है कि कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट, दी मैं वही हूँ जिसके हस्बैंड 11 बजे से पहले रिलेशन नहीं बनाते। 2 महीने उनका सेफ 11 तक वेट किया, फिर भी वो फोन चलाते रहे। मैंने कहा जब आपको करना है 11 बजे से पहले क्यों नहीं करते। दी इतने में ही भड़क गए जिन्होंने मेरा रास्ता करवाया, रिश्ता रिश्ता उन्हें फोन करके बोला कि मैं इससे डिवोर्स दे दूंगा या फिर मुझे और मेरे बच्चे को मार दूंगा। मुझे बच्चे नहीं हुए, मैंने लड़का अडॉप्ट किया है। मैं अपना घर नहीं बिगाड़ना चाहती। कभी माँ बहन पुलिस बुलाती हैं और कभी ये बिगड़ जाते हैं। मैंने अपने घर बता दी, सारी बात दी। पापा आने की कह रहे थे, क्या करूं, 15 साल हो गए। मैं डिवोर्स नहीं चाहती। प्लीज, कमेंट बड़ा हो गया, बड़ी परेशान हूँ, प्लीज हेल्प मी। मैं सिलाई भी करती हूँ। अपने पिताजी को आने दो और बैठ के जब बातें होंगी ना तो सारी बात बताओ, क्योंकि आपका कोई पॉइंट इतना बड़ा है नहीं जिसके ऊपर इतना कोई भड़के। तो पागलपन वो दिखा रहे हैं। तो अभी क्लियर कर लो बैठ के बातें, तब देखो क्या निकलता है। नेक्स्ट, मतलब आप यही अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो कि इतनी बड़ी और कोई गलत ऐसी बात करी ही नहीं है, या तो आपको चाहिए डिवोर्स, बस आप बहाना इस चीज का बना रहे हो, है ना। इतनी बड़ी कोई बात है ही नहीं है कि इस पर डिवोर्स ले लिया जाए। तो बेवकूफी सामने वाली पार्टी दिखा रही है। आपको बेफालतू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपनी बात मजबूती से रखो जितनी बार भी पंचायत बैठे। नेक्स्ट, वेट कम करना है, ओवर वेट हो गई हूँ, बाहर का खाने पे कंट्रोल नहीं हो रहा, फिजिकल एक्सरसाइज में लेजी फील होता है।
बट मैं इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर मेरा एटलीस्ट 2 किलो भी कम कर लूँ तो एक बार हैबिट बनाने के बाद मैं अचीव कर लूंगी। प्लीज मैम मोटिवेट कीजिए, क्या मैं डेली वॉकिंग करने से वेट कम कर सकती हूँ? देखो, मोटिवेशन के लिए किसी और की तरफ जब तक देखते रहोगे ना, तब तक वो मोटिवेशन परमानेंट नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है मेरे कहने से कुछ फर्क पड़ेगा, तो मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, अगर वॉक करने का भी आप में है कि मैं जा सकती हूँ, तो निसंदेह वॉक करने से आपकी बॉडी मूवमेंट में आएगी और वेट में भी फर्क पड़ेगा। ऐसा होता है कि कुछ एक्सरसाइज कुछ नहीं कर रहा आदमी, लेकिन सिर्फ वॉक कर रहा है और उससे ही उसका शरीर हल्का सा छटा हुआ सा लग जाता है। तो जो आप कह रहे होगे 2 किलो भी अगर कम हो गए तो आप कर लोगे, वो काम आपका वॉक कर सकती है। नेक्स्ट, बाकी भैया यही है, बाहर का खाने पे कंट्रोल नहीं, एक्सरसाइज में लेजी फील। अगर आप दोनों चीजें इतनी नुकसानदायक आप कर रहे हो, तो फिर पॉजिटिव रिस्पॉन्स कहाँ से देगी? बॉडी तो है, उसका अपना थोड़ी कुछ है। आप उसमें जो इनटेक है वो भी गलत ले रहे हो, जो बर्न करनी है कैलोरी वो भी नहीं कर रहे, फिर आप सोच रहे हो कि वो वेट कम हो जाए, तो कैसे ही होएगा? दिवा स्वप्न हो गया ना वो तो। नेक्स्ट, दीदी मुझे ना जब भी कभी बाहर जाना होता है ओवर थिंकिंग होने लगती है, मेरे जाने का दिल नहीं रहता, बोझ जैसा लगता है इंटरनली, अकेले जाने की एंजाइटी सी फील होती है, पैकिंग करना भी, ऑल घर का काम करके जाने की भी टेंशन रहती है, प्लीज रिप्लाई, थैंक्स इन एडवांस। देखो, जहां जा रही हो अगर वहां पे फुल एंजॉय होता है आपका, तो फिर ये सब चीजें आपको भारी नहीं लगेंगी। लेकिन जहां जा रहे हो वहां जाके भी अगर ऐसे ही लगना है जैसा घर पे लग रहा है, तो ये चीजें लगती हैं बोझ। सिंपल सा रूल है। तो जहां जा रही हो वहां पे जाके मेक श्योर किया करो कि बहुत इंजॉय करो, खूब अच्छे से, मतलब मेमोरेबल मोमेंट्स क्रिएट करो। तो उन मोमेंट्स की वजह से ही आपको मोटिवेशन मिलेगा और ये सब काम आप इजीली कर पाओगे, आपको बोझ नहीं लगेगा। और बाकी देखो, थोड़ा सा तो ऐसे ऐसे सा होता है जब जाते हैं ना कि थकान हो रही है। अब आप तो मतलब यूट्यूब पे नहीं होंगी, तो समझ लो मैं सोचती हूँ कि 60% काम रह जाता है, बल्कि मैं 60 भी अपने हिसाब से कहूँ ना ज्यादा। अगर मेरा यूट्यूब का कि फोन खाली करना है ना, और ये काम ना हो, तो पैकिंग करना और ये सब ना मेरे को 2 घंटे लगते हैं। तो अगर हमारा यूट्यूब का या कोई हमारा वो वाला काम नहीं है, तो आपके दिमाग में ही बस ये काम बड़ा लग रहा है, इतना बड़ा ये काम ही नहीं है। 2 घंटे में आप बिल्कुल जीरो से बिल्कुल फाइनल लेफ्ट आउट तक वाला काम कर लोगे। तो इतना स्ट्रेस मत लो, मेरे वीडियोस देखा करो, ट्रिप वाले 1-2 अभी उठा के देख लो, कितना कुछ करके जाती हूँ। उसके बाद भी मतलब ये तब होता है, वो जो मैं आपके साथ शेयर नहीं करती, कि ट्रिप पे जाने से पहले फोन में जितना भी कुछ प्री एडिटिंग का काम पड़ा होता है, वो सब करके मुझे पोस्ट करके शेड्यूल करना पड़ता है कि एक तरफ कंटेंट जाता रहे, दूसरी तरफ मेरे फोन की मेमोरी में जगह रहे, ताकि जब मैं वहां खींचूंगी फोटो वीडियो वो आराम से आ जाए। तो सबसे बड़ा टास्क मेरे लिए वो होता है हर ट्रिप में जाने से पहले। वो आपके यहाँ है ही नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ कपड़े डालने हैं, अपना सामान डालना है, थोड़ा बहुत अगर अपने लुक्स पे काम करना है वो करना है और चल देना है ना। तो ऐसे मान के चलोगे तो हो जाएगा फिर इजीली काम। अगर याद करोगे कि हाँ उनकी जान को कितना काम है, तो उस हिसाब से मैं करूँ तो 40% या कर लूंगी, है ना, ऐसा सोच के करना। नेक्स्ट, नमस्ते दीदी, मेरा भी सी सेक्शन हुआ, समथिंग 2 लाख खर्च हो चुके हैं, जिससे मेरे हस्बैंड पर बर्डन बहुत ज्यादा पड़ गया, सेविंग खत्म हो गई है, किसी से उधार भी लिए हैं। मेरे हस्बैंड और मदर इन लॉ का कहना है आफ्टर 6 मंथ मैं जॉब करूं ताकि उनका बर्डन कम हो, एंड मेरी एक ननद भी है जिसकी शादी करनी है, उसके लिए सेविंग कर सकें। बट मैं जॉब नहीं करना चाहती, जॉब करने वाली लेडीज की हालत बहुत खराब रहती है एंड वे अपने बेबी पर ध्यान भी नहीं दे पाती। मुझे अपने बच्चे के साथ हर एक मोमेंट जीना है और कैप्चर करना है, तो मुझे जॉब नहीं करनी। मैं ये कैसे अपने हस्बैंड को समझाऊं? मैं ना किया तो वह यह समझेंगे कि मैं सेल्फिश हूँ, मदर इन लॉ टॉर्चर करेंगी। सो सजेस्ट मी, अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं हेल्प तो करनी है बट मुझे जॉब नहीं करनी, अपने बच्चे से 8 से 10 घंटे दूर नहीं रहना। तो आपकी प्रायोरिटी बिल्कुल क्लियर है आपके दिमाग में, तो फिर उसके बाद दूसरी साइड का मत सोचो। आपको अपने बच्चे के साथ टाइम बिताना है, आपको लगता है कि जॉब के साथ नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, बात खत्म। अब उसके जो साइड इफेक्ट आएंगे कि हस्बैंड सोचेंगे मैं सेल्फिश हूँ, हाँ मैं सेल्फिश हूँ, मुझे अपने बच्चे के साथ रहना है। सास टॉर्चर करेंगी, भैया कमाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। फिर बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जो प्राउडली हाउसवाइफ है, वो सीधे कहती है कि हमें नहीं मतलब तुम कैसे कमा के लाओगे, भैया रोटी कपड़े का इंतजाम जो है वो तुम्हें करना है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं पैसा कमाने से। बहुत सारी हैं ऐसी हमारे सर्कल में, जो पति को बिल्कुल कि भैया जैसे भी ला तू लेके आ पैसे,
और वो रह रही हैं, लेकिन फिर आपके घर में संभालने में, बच्चे में इतनी सी भी उंगली रखने की जगह नहीं छोड़ती फिर वो। तो अगर आपको अपने बच्चे के साथ टाइम बिताना ये आपकी प्रायोरिटी है तो टिके रहो उस पर, इसमें कुछ भी गलत नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि आपका डिसीजन गलत है, नहीं, आपकी प्रायोरिटी सेट है, आपको पता है आपको क्या चाहिए सबसे ज्यादा, तो बस फिर उसके लिए किसी को एक्सप्लेन करने की या उसकी वजह से जो होएगा उसके लिए आप तैयार रहो, है ना। ऐसे नहीं होएगा कि वो कुछ कह रहे हैं आप उसका एंटी कर रहे हो और वो फिर खुश होकर कहेंगे अरे बेटा कोई बात नहीं। चक्कर वही है ना, अगर फाइनेंशियल बर्डन ना होता तो ये है कि भाई चॉइस है तेरी, नहीं कर रही मत कर। थोड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस है, वो चाह रहे हैं आप कर लो, अब आप मना करोगी तो वहां से रिस्पॉन्स तो वो आएगा ही, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो। नेक्स्ट, हाय दी, मुझे सच में आपसे मिलना है, मैं हरियाणा से हूँ, जब मेरी जॉब लग जाएगी, जब मैं अपने ट्रू सेल्फ को पालूंगी, सामने से आपसे मिलना, आपके पॉजिटिव वाइब्स में भी सच में मैनिफेस्ट करती हूँ आपसे मिलने के लिए, पर लगता है अभी उस लेवल तक नहीं पहुंची हूँ आपके सामने स्टैंड कर पाऊँ। वर्किंग वूमन तो बहुत हैं, व्लॉग भी बहुत बनाती हैं, अच्छा कर भी रही हैं, पर आप लिटरली सबसे सबसे अलग हो। आप खुद को दिखाने पर कम, हमें समझाने पर ज्यादा फोकस रखते हो। आप मॉडर्निटी और इंडियन कल्चर का मिक्स हो, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। नेक्स्ट, मेरे पति मुझे एक्टिवा सिखा के नहीं दिलाने वाले हैं और मेरे बच्चों को स्कूल ले जाना जाना देना तो तुम मेरी सासू माँ नहीं चाहती। मैं पहले भी एक्टिवा पूरी सीख गई थी, मेरी सास और ससुर की वजह से नहीं चला पाई, हमने मना कर दिया। मेरे पति फिर से कह रहे हैं अब लेकर आऊंगा जब से जाना, तो फिर देख लो, आ जाएगी तो जी दे आना, मतलब चला के बच्चों को छोड़ आना। नेक्स्ट, मैम मैं वही हूँ जिसका बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट, अभी शादी नहीं कर रहा, मैं सरकारी प्राइमरी टीचर हूँ, अक्टूबर में रिटायर हो जाऊंगी। मैंने सोचा था जब तक रिटायर होंगी पोते पोतियों के साथ समय बिताऊंगी, अब तो वो पता नहीं कब होगा। मुझे आपसे सलाह चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद अपने आप को व्यस्त कैसे रखूं, क्योंकि मैंने लगभग 20 वर्ष की उम्र से ही कामकाजी महिला रही हूँ, कृपया सलाह दें। आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो, अगर आप अच्छी टीचर रही थी बेस्ट है ना, या फिर आप अपना कोई योगा क्लब, इस तरीके का, मतलब कोई भी जिसमें आप और लोगों से मिल पाओ, ऐसा कुछ, और तैयार होके आप बाहर निकल पाओ, रोज ना सही लेकिन ओकेजनली। और सुबह शाम अपना वॉक का जरूर रखना, पूजा का एक रूटीन रखना, है ना। और अगर करना चाहो तो वही है, काफी लोग रिटायरमेंट के बाद भी कंटेंट क्रिएशन में आ रहे हैं। अगर आपको लगता है आपके पास कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं किसी भी फील्ड में जो आप शेयर करोगे और वैल्यूएबल रहेंगे अपनी आने वाले जनरेशन के लिए, जो लोग देख रहे हैं जो भी है, तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, थैंक यू दी मेरी चूड़ियों वाले सवाल का जवाब देने के लिए, मैंने अपनी फेंक दी हैं जो खराब हो गई थी और मुझे बड़ी होती थी। ठीक है मैम, आपके इंग्लिश और मैथ सब्जेक्ट कैसे थे? मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, प्लीज, सब्जेक्ट बहुत वीक हैं। भाई मेरा मैथ कंपटीशन में जितना आता है उतना बिल्कुल सही है, परफेक्ट, मुझे कोई उसमें डाउट नहीं है। और इंग्लिश में मुझे ये समझ में आया सी टेट में कि लैंग्वेज में मैं जो कर रही थी अपने हिसाब से सही कर रही थी, हो भी गए वो सही, खैर जब चेक करे। लेकिन मैं कहूँ मैं कॉन्फिडेंट थी, वो मैं शुरू से नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कभी इंग्लिश का ना ट्यूशन नहीं पढ़ा, तो कि पर्टिकुलर इस नियम का ऐसे ही यूज होना है वो मुझे नहीं पता। लेकिन पढ़ते पढ़ते जो एक दिन देख के लगता है ना कि हाँ ये सही है, ये जाएगा, वो मैं इंटेंशनली मतलब ऐसा सोच के करती हूँ कि मतलब ये ठीक लग रहा है, तो वो अक्सर सही लगता है। ऐसे ही करके मेरी इंग्लिश अभी तक चल रही है। उसमें मुझे था कि करके आई हूँ, मैंने फिर अरवि आराध्या से भी डिस्कस करा, क्योंकि जितना उसमें आया उतना तो इन्हें भी पता है, तो फिर मैंने इनसे भी डिस्कस करा कि सही हो गया, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तो वो बाद में जब शीट चेक करी तो आए भी सही। लेकिन मैथ्स भी मेरा, मैथ्स में तो मतलब मैं जितना इसमें आया था सी टेट में, मैं श्योर हूँ 8वीं तक के जो गणित है उसमें मुझे कहीं से कहीं तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर सकती हूँ कभी भी, स्ट्रॉन्ग है कह सकती हूँ मैं अपना। नेक्स्ट, हाँ बहन, मुझे भगवान की इसी बात पर बहुत गुस्सा आता है कि पिछले जन्म का सजा अब मिलेगी जो हमें याद भी नहीं, कि कभी कभी बहुत बुरा भला सुना देती हूँ। भगवान को कैसे अपने मन को समझाएं हम सभी? भैया भगवान को बुरा भला आप सुना सकते हो, बीइंग अ पेरेंट वो सुन भी लेंगे, लेकिन आपके सुनाने से फर्क कुछ पड़ेगा नहीं उन पे, क्योंकि कर्मा जो भी है वो भैया अपने पूरे करने पड़ेंगे। अब पिछले जन्म का जो अब हम भुगत रहे हैं उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अभी जो हम जी रहे हैं वो हमारे हाथ में है, उसको सुधार लो बस। एक यही काम है जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है। नेक्स्ट, मैम प्लीज बताओ कि पसंद की शादी क्यों करते हैं आजकल के बच्चे? खुश रहने के लिए और क्या। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी फ्रेंड का उस हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, उनका कोर्ट केस चल रहा है पर वो कोर्ट डेट पर नहीं आता, फोन मुझे रखना है, रिश्ता तो मेरी फ्रेंड कोर्ट से
ले जाओ, वो ले जाने को रेडी हो तो जाना चाहिए या डिवोर्स कर लेना चाहिए, पर उसके मम्मी पापा बोल रहे हैं डिवोर्स दे दे। नशेबाज के साथ कैसे रहेगी, उसे डर लगता है दूसरी शादी में हस्बैंड करबा मिल जाए तो क्या करें, समझ नहीं आ रहा। देखो, उसको अपनी फ्रेंड को बोलो कि जैसा भी उसका पति है, अगर उसे लगता है कि वो उसको साथ रह सकती है, उसे झेल सकती है, तो तब तक वो शादी से ना निकले। शादी से निकलना आखिरी ऑप्शन होता है, जब आपको लगता है कि यार मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं नहीं जी पाऊंगी ऐसे के साथ, तो आप निकलो। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार इतनी कमी मैं झेल सकती हूँ, उसके साथ भी मैं अपना एडजस्ट कर सकती हूँ, मैं जी सकती हूँ, मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूँ तो खुश भी रह सकती हूँ, तो बने रहो। क्योंकि ये 3-4 शादियां करना, इस शादी में से निकलना, उसमें अभी हमारी मिडिल क्लास फैमिली में ये इतना नॉर्मल नहीं हुआ कि हाँ यूं ही हो जाए। तो उसके अपने मन को टटोलो कि भैया अगर उसे लगता है मैं जी सकती हूँ, तो वो घर वालों की ना सुने। फिर घर वालों ने वो चीज झेली नहीं है, या उनको लग रहा है जो हो सकता नहीं ना, वो आपके फ्रेंड को भी लगे। उसको बोलो कि भाई तुझे जो लग रहा है, तुझे लग रहा है अपने पति के साथ रह सकती है, अभी गुंजाइश है तो बिल्कुल जा उसके साथ, और लग रहा है कि बस हो गई है तो फिर मना करें। नेक्स्ट दी, मेरा पति जरा सी कोई बात होती है तो मेरी सास के रूम में जाके सोता है, लाइट बंद करके, दोनों एक ही बेड पर सोते हैं, और सास बदनाम करती है हर जगह, फोन करके पड़ोस में चुगली करके कि ये खराब है, मेरे बेटे को रूम से निकाल देती है। जबकि मैं बहुत मिन्नत करती हूँ, बाहर मत सो, बोल मत चाहे, पर वो एटीट्यूड दिखाता है, मैं बेवजह बदनामी झेलती हूँ। हर दूसरे पांचवें दिन यही रिपीट होता है, क्या करूं, बेटी भी है 2 साल की। अपनी बेटी को लेके जाके खुद भी सास के कमरे में सो जाया करो। फिर अगर वो बिदक के वहां से जाएगा तो साफ दिख जाएगा कि मैंने नहीं भगा कमरे से, खुद ही भगा फिर रहा तुम्हारा लड़का। बस ये करो, वो वहां जाए, तुम भी वहीं जाके सो। नेक्स्ट मैम, अब समर वेकेशन शुरू हो गए, मेरी बेटी और बेटा फर्स्ट और यूकेजी में है, पूरा दिन फोन यूज करते हैं, कैसे क्या करूं कि वो बिजी रहें, और बेटी तो दिन में सोती भी नहीं। देखो, थोड़ा सा तो रहो स्ट्रिक्ट, और उनका प्रॉपर टाइम टेबल बना के कहीं पे पेस्ट कर दो, जिसमें सारी एक्टिविटी और डेली मेंटेनेंस एक्टिविटी आपने इंक्लूड करी हो। उनका नहाना धोना, कमरा ऑर्गेनाइज करना, अपनी अलमारी संभालना, साथ में थोड़ा सा स्टडी टाइम, हॉलीडे होमवर्क को थोड़ा थोड़ा करते रहना। ये सब चीजें ना प्रॉपर लिख के एक टाइम टेबल बनाओ और चिपकाओ। उसमें उनका फोन का टाइम भी रखो, ताकि विद्रोह ना हो जाए कि जी हमें तो तुमने फोन का टाइम ही नहीं दिया। फोन का भी रखो, टीवी का भी रखो, समर वेकेशन है, एंजॉय करने दो, लेकिन एक फिक्स टाइम रख दो। अब उसमें भी वो नाना करते हुए 5-10 मिनट इधर उधर कर जाएंगे, लेकिन ये जो 24 घंटे का है ना, ये इलाज खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, मीटअप रख लीजिए, हम एज अ फ्रेंड मिल सकते हैं, हार्टली जुड़े हुए हैं हम, ऐसे कई बार मिलने का मैसेज करती हूँ, बट आप रिप्लाई नहीं करते, आपकी आवाज में दम है। देखो, मीटअप करना मुझे ना इतना पता नहीं है, सही बताऊं तो, और पता नहीं, मैं एक आध से ही मिलती हूँ ना, तब तक तो मेरे को लगता है कि ठीक है, जैसे टीचर्स हैं, मिल ली है, मतलब मुझे बात करने के लिए ऐसा नहीं है किसी को मैं बहुत ज्यादा अच्छे से जानती हूँ तो मैं बात करूंगी। जस्ट हाय हेलो, और जैसे मैं यहाँ बात कर रही हूँ मैं ऐसे बात कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं मीटअप रखूं और वहां पर मान के चलो 100 लोग भी आए, मिनिमम मैं कह के चल रही हूँ कि 100 लोग भी पहुंच गए, पता नहीं मैं हैंडल कर भी पाऊंगी या नहीं। तो ये थोड़ा सा मतलब मेरा ड्रीम है, लेकिन एग्जीक्यूट कब होगा आई रियली डोंट नो। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं अपने मायके से बहुत परेशान हूँ, मेरी माँ का बिहेवियर मेरे लिए कभी अच्छा नहीं था, और अभी 1 साल से मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती, मैं ही कॉल करती हूँ तो थोड़ा बहुत बात कर लेती है, वरना वो खुद कभी कॉल नहीं करती, और अभी 1 मंथ से मुझे बिल्कुल बात करना बंद कर दिया है। मैं कॉल करती हूँ तो ज्यादा बात नहीं करती, कोई बहाना बना के कॉल कट कर देती है। 1 साल से यही चल रहा है। रीजन सिर्फ ये है कि माँ अब बिहार शिफ्ट हो गई है, और मैं ज्यादा नहीं आ जा पाती क्योंकि बच्चे छोटे हैं, वो कहीं जाने में बीमार हो जाते हैं, खाना भी नहीं खाते ढंग से, और वो मुझसे सारा काम करवाती है, जाओ तो 1 कप चाय भी बना के नहीं देती। मैं अब थक गई हूँ इन सब से, क्या करूँ। मेरा भी अब कॉल करने का मन नहीं करता, 1 मंथ से मैंने कॉल नहीं किया तो उसने भी नहीं किया। अब डर सिर्फ इस बात का है कि पापा पूछेंगे माँ से क्यों बात नहीं करती, तो मैं क्या जवाब दूंगी। वो मुझसे जरूर पूछेंगे, मुझे ही बोलेंगे बात कर लो, पर अब मेरा मन नहीं है। माँ को माँ होके मेरी तकलीफ नहीं समझती। मैं अपना ससुराल की बुराई नहीं करती, मायके वालों से शायद इसलिए मैं बुरी हूँ। सॉरी मैम, कमेंट लॉन्ग हो गया, पर मैं बहुत परेशान हूँ। देखो, इसका बीच का रास्ता निकालो। महीने में, 15 दिन में, हफ्ते में एक दिन फिक्स कर लो, अलार्म लगा लो अपने फोन में, और उठाया कॉल कर दी। उठा लें ठीक, नहीं उठा लें आपका यह है, मैं तो कॉल कर रही हूँ लगातार। बात करें लिमिटेड, आप भी लिमिटेड करो, लेकिन इतिश्री हो जाएगी, क्योंकि इस ओल्ड एज में अगर आप बिल्कुल
टच हो गए, कल को कोई ऊंच नीच होने लगे, पता लगा जी हम तो बात ही नहीं करते, है ना। तो उसमें ना आपके दिमाग पर लोड आएगा, ना आपके ऊपर बुराई आएगी। नेक्स्ट दी, आप कभी कहीं जाओ जैसे वेकेशन पे दूसरी सिटी में, तो एक बार अपनी वीडियो में बता दो, आपके फैंस आपको वहीं मिलने आ जाएंगे। उसमें चक्कर ये होता है बताने में, मान लो मैं जा रही हूँ, अब रियल टाइम में मैं वहां पे हूँ, मैंने आपको लोगों को यहाँ वीडियो में अनाउंस कर दिया, साथ में ये भी तो ऑटोमेटिक अनाउंस हो गया कि हम अपने घर पे नहीं है, पता लगा हम घूमने गए हैं, पीछे से हमारे घर को कोई बटोर के ले गया। ये वाला चक्कर है, इसलिए मैं कभी व्लॉगिंग में नहीं बताती। व्लॉग में भी आपको तब पता लगता है वेकेशन पे मैं कहाँ गई हूँ, या वहां की वीडियो आपके पास तब आती है जब हम एक्चुअल में अपने घर वापस आ चुके होते हैं घूम घाम के, तो वो सिक्योरिटी वाला रीजन है। वरना है तो आसान तरीका, जैसे मैं अभी जलियांवाला बाग और वहां गए थे हम, तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि अरे आप यहाँ तक आए, हमें बता देते, लेकिन बस यही एक रीजन है जो मैं नहीं बता सकती। नेक्स्ट, मैम अपने डर को कैसे दूर भगाएं और साहसी बने, बताओ। देखो, डर को भगाने का ना एक ही तरीका होता है कि उसका सामना कर लो, और वो सामना हम तब तक नहीं करते जब तक हमारे पास दूसरे रास्ते बचे हुए हैं। सपोज करो फाइनली मेरे, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल डरती नहीं हूँ या मुझे किसी चीज से डर नहीं है, मैंने अपने सारे फियर को ओवरकम कर लिया। दुनिया भर के डर हैं जो मेरे अंदर हैं, ठीक है, और मैं उन्हें ओवरकम नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि उनको साथ लेके चलने में मेरी जिंदगी चल रही है। जिस दिन उनमें से किसी एक डर की वजह से मेरी लाइफ अटक गई कि भैया अब या तो इस डर को आप सामना करो, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपका काम नहीं हो पाएंगे, उस दिन मैं उस डर का सामना करूंगी और फिर वो दूर हो जाएगा। तो डर को दूर करने का सिंपल तरीका और एकमात्र तरीका है कि उसका सामना करो। जिस चीज से डरते हो ना, वो चीज कर दो, फिर जो होगा पता चल जाएगा कि ये हुआ। नेक्स्ट, हाय दी, मेरा घर नीचे है, जेठानी के सेम गली में ऊपर, वो जवाब देने में माहिर है, मैं आज तक बोली नहीं। इन लॉज में तबीयत खराब हो तो मैं ही करती हूँ, क्योंकि घर नीचे है और फिर गंदा भी बहुत बोलते हैं कि क्या है हमारे लिए नर्स रख लेते, हम तो पैसे फेंक कर। इस बार मेरी खुद की तबीयत खराब हो गई तो मैंने पहली बार मना किया तो सबकी नजरों में बुरी बन गई, इग्नोर करने लगे हैं सब। क्या मैंने गलत किया? मानती हूँ फर्ज से हट गई शायद, पर अपने लिए स्टैंड क्या लिया, सब रिश्तों के फेस आ गए सामने। यही होता है, बस यही होता है। कई बार बात आ चुकी है और यही होता है, किसी के साथ 2 साल में, किसी के साथ 6 महीने में, किसी के साथ 20 साल में। लेकिन जब तक करते रहोगे सही रहोगे। जिस दिन आपने अपने बारे में सोच लिया उस दिन आप बुरे, उस दिन आपकी लाइफ का दूसरा फेज स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, मैम मेरे हस्बैंड को कोई रियल सिबलिंग नहीं है, सिर्फ कजिन्स हैं। हस्बैंड के स्ट्रगल टाइम पे किसी ने साथ नहीं दिया और अब हम वेल सेटल्ड हैं तो वो फंक्शन पे बुलाने वगैरह शुरू कर गए हैं। दे वॉन्ट टू रीबॉन्ड, क्या करना चाहिए? वैसे तो वो सब पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई ही करते हैं, दैट आई नो वेरी वेल। देखो, नॉर्मल रिलेशन रखना हमेशा सही रहता है। मन से तो आप कभी जुड़ नहीं पाओगे, इमोशनली आप उनसे अटैच नहीं हो पाओगे, लेकिन रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी की तरह आप जाओ आओ निभाओ, इतना आप कर लो। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरा आईवीएफ ट्रीटमेंट चल रहा था, एग पैकअप हो गए थे लेकिन एम्ब्रियो नहीं बने, डॉक्टर बोल रहे हैं डोनर एग लेना पड़ेगा। डोनर एग, मेरा एएमएच बहुत कम है 0.02, नेचुरल कंसीव नहीं हो सकता, डॉक्टर ने मना किया है, पीरियड भी नहीं आते हैं, दवाई से आते हैं। मैम मुझे बहुत टेंशन हो रहा है कि मेरी फैमिली में सब सपोर्टिव हैं, हस्बैंड भी, लेकिन फैमिली में सब ये बोल रहे हैं कि मेरी जेठानी का एग ले लेते हैं। वो भी देने को तैयार है लेकिन मेरा मन नहीं है उनसे लेने का, मुझे डर है उनका एग लेने के बाद मेरा आईवीएफ सक्सेसफुल हो भी जाता है तो कभी आगे जाकर वो कुछ बोलेंगी कि मैंने दिया, या मुझे टेंशन हो रहा है। मेरा मन तो यही है कि बाहर से डोनर ले लो, लेकिन मेरी कोई नहीं मानेगा। देखो, अगर आपको अपनी देवरानी वो सॉरी जेठानी को लेके है मन में शंका, और ऐसा उनका नेचर आपको लगता है कि इन फ्यूचर वो ऐसा कह सकती है, 2 तरीके हैं। या तो आप ये अपनी बात खुल के कह दो कि भाई लेंगे हम इनसे, है ना, एहसान भी हम मानेंगे सदा जिंदगी, लेकिन ये कल को मुझे किसी बात में निगेटिवली सुनाए ना, इसका मुझे एश्योरेंस चाहिए कि कल को ये ना हो कि हाँ हमने तुझ पे, हम नॉर्मल एहसान इनका मानेंगे लेकिन ये हमें ना जताएं। और अगर ये है, बस मैं कह दो बस मेरे मन में यही एक शंका है, इसका निराकरण हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, अच्छा ही है अगर घर में ही हो जाए तो। अगर वो इस चीज का कुछ कर देते हैं आपको संतुष्ट तो ठीक है, नहीं तो आपकी सुन तो कोई रहा नहीं, फिर आपको थोड़ी सी जिद ज्यादा करनी पड़ेगी जब बात बनेगी।
है ना, क्योंकि ये आपकी चिंता जायज है। मान लो अब बच्चा है हमारे पास है, लेकिन उसका कोई एहसान तोड़ दे, तो अब ना तो हमसे बच्चा छोड़ा जाएगा और उसका एहसान भी हो गया, अब उसका क्या करें, है ना। तो ये चीज अपनी जो चिंता शंका है वो खुल के बता दो कि मुझे ये दिक्कत है, मुझे एग में परेशानी नहीं है कि मैं इनसे लूं, मुझे बाद की दिक्कत है कि ये मुझे बाद में कभी सुनाए ना नेगेटिवली इस चीज को, एहसान है मैं जिंदगी भर मानूंगी, बस। नेक्स्ट, मैम सीटेट जूनियर की प्रिपरेशन बताएं कैसे की, फॉर्म फिर से आ गए हैं, मैं ऑल्सो टीचर विद फैमिली एंड जॉब, कैसे प्रिपरेशन करें। देखो जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए थे, मैंने कहा था कि हम लोगों का लाइफ शेड्यूल इतना बिजी है, अलग से हम सोचें कि स्टार्टिंग से ही 2 घंटे हम बैठ के पढ़ेंगे, वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि स्टडी में इतना सारा गैप हो गया। तो मैं सभी को यही सलाह दे रही हूँ जो मैंने करी थी, कि खाना बनाने में एट लीस्ट, अगर मेरे जैसा सिंपल भी बनाते हो, 1 घंटा आप किचन में खड़े होते हो, तो उस टाइम पे अगर आप अपनी क्लास लगा के 1.5 स्पीड पे लगाओ, 1 वाली पे नहीं, लाइव मत देखो, रिकॉर्डेड देखो, ताकि उसमें जो अननेसेसरी अगर टाइम है या कुछ है वो आप स्किप कर सको। उसको आप अपने किचन में रख लो, अगर ज्यादा शोर मच रहा है आप ईयरफोन लगा लो, लेकिन जब आप सुनोगे, स्टार्टिंग के 2-4 दिन आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा, ये भी हो सकता है, लेकिन एक मतलब हफ्ता बीतते बीतते आपका रिदम बन जाएगा। तो जैसे हम किचन में जाते हैं, है ना, काम शुरू करने से पहले, सपोज करो शाम का है, किचन में जाने से पहले मेरा एक रिचुअल है कि भाई मैं भगवान जी के हाथ जोड़ती हूँ या दीपक जलाती हूँ, है ना, या फिर हाथ धो के सबसे पहले फ्रिज खोलते हैं कि सब्जी क्या निकालनी है, क्या बनानी है, यही होता है, सबका अपना अपना रूटीन है। तो जब आप किचन का वर्क स्टार्ट करो, उसमें ही 7 दिन ही प्रैक्टिस करो कि भाई पहले सब्जी निकालने से पहले भी आज की क्लास ढूंढनी है, कौन सी प्ले करनी है, उसको खोल लिया, चलाया नहीं, उसे स्टैंड पे लगा के किचन की स्लैब पर रख लिया, फिर प्ले करा, एंड देन योर कुकिंग स्टार्ट। आप ऐसे करो तो आपकी जब वो बार बार चीजें कान में पड़ेंगी ना, एक ही क्वेश्चन जब आपके कानों में बार बार पड़ेगा, 4-5 बार आपका पेपर तक रिवीजन हो जाएगा, तो फिर समझ में आने लगेगा। अब जो चीज बिल्कुल नई है, जैसे इस बार के जो मनोवैज्ञानिक थे वो हमारे लिए बिल्कुल नए थे, मैंने नहीं पढ़े, वो बीटीसी में थे ही नहीं उस टाइम पे, तो वो नए थे, उनकी मैंने एक बार में समझ में नहीं आई, पहले दिन सिर्फ और सिर्फ एक की ही मैं समझ पाई, वो भी कम आई, ऐसा लगा कि मैं तो 100% श्योर नहीं। दूसरी बार में फिर बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ गया उनकी थ्योरी क्या है। तो उसके आप 3-4 वीडियो देख लो। सीडीपी इतनी ज्यादा आती है, 90 नंबर की आती है, अगर कोई सब्जेक्ट आपका 0 भी है ना, मैथ इंग्लिश, मान के चलो 30 नंबर आपके 0 हो गए, तो भी 150 में से 120 नंबर का ऑप्शन आपके पास अभी भी है, और आपको लाने कितने हैं, 90 नंबर की सीडीपी ही आती है। तो ये सीडीपी जो है, चाइल्ड डेवलपमेंट वाला प्रोसेस, बढ़िया से कर लो, इसे खूब सुनो, हर तरीके से पीवाईक्यूज वगैरह खूब करो इसके, जितने भी इसके मैराथन क्लास हैं वो लोग करवा रहे हैं, आप खुद छांटने जाओगे नहीं कर पाओगे। तो ऑनलाइन क्लासेस में जो सिखा रहे हैं ना, बहुत बढ़िया सिखा रहे हैं बच्चे, मैं इनकी तारीफ करते नहीं थक रही। मतलब हिमांशी का जो चैनल है, सचिन सर का है, या जिससे मैंने करी थी शादाब आलम एकेडमी, अब मैं तो इन्हें बच्चा ही कहूंगी क्योंकि नई उम्र के हैं सब, लेकिन बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। आपका जो रिसर्च का सारा काम है वो सब ये करके दे रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ इनके वीडियोस प्ले करके सुनना है, बस, तो हो जाएगी आराम से। नेक्स्ट, दीदी ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हैं, काम सब करती हैं पर शो ऑफ नहीं करना आता। मैम कब बोलती हूँ चुपचाप काम करती हूँ, लोग मुझे एटीट्यूड वाला समझते हैं, जबकि जिनसे वाइब मैच ना हो थोड़ा डिस्टेंस रखती हूँ, फिर भी जो डिप्टी हेड हैं, डिपार्टमेंट हेड होगा, मेरी इमेज नेगेटिव हो गई है, प्लीज हेल्प। ये हो जाता है यार, इसीलिए थोड़ा सा बात करना जरूरी है ना, इतना मत घुटो किसी से कि बिल्कुल दो जिस्म एक जान वाली दोस्ती करनी है या कुछ और है, लेकिन फॉर्मल बातचीत, अच्छे से सबसे बोलना विद नॉर्मल स्माइल, है ना, कोई सामने से नहीं भी बोल रहा, अपनी तरफ से अभिवादन करना, कभी कभी मदद ऑफर कर देना, कभी कभी ये पूछ लेना आर यू ओके, अगर लग रहा है कुछ, है ना। तो ये चीजें आपको करनी चाहिए, भले आप इंट्रोवर्ट हो या आपकी वाइब्स मैच नहीं हो रही। मैं तो अब इसको ना एज ए टास्क लेती हूँ सच में। अभी रिसेंटली एक किस्सा हुआ है कि उस बंदे को लेके मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में थी कि मैं इसको कैसे झेलूंगी, कि वो इतना ज्यादा टॉक्सिक पर्सनैलिटी है उस बंदी की, कि यार मैं अब इतना एनर्जी और टाइम कहाँ से लाऊं कि मैं इसको झेलूं। अब तो मैं थोड़ा स्ट्रेस में थी, मेरे हस्बैंड ने ये बोला कि तुम इतना लोगों को बताती हो कि हैंडल करना कैसे है, तुम नहीं कर पाओगी। तो मुझे एकदम ये चीज स्ट्राइक कर गई कि हाँ मैं कर पाऊंगी,
बस मुझे माइंडफुली रहना पड़ेगा, मैं नॉर्मल और ऐसे फ्री नहीं रह सकती उसके सामने। मुझे यही मान के चलना पड़ेगा कि ये केस है, मुझे हैंडल करना है। इसी तरीके से कोई भी जो निगेटिव वाइब देता है ना मेरे को, या मेरे को पता है मेरे सामने फिर भी बोल रहा है या मुंह चुप है इसका, पीछे मेरी मुंह भर भर के बुराइयां करता है या करती है, ऐसे बंदे भी हैं। तो मैं क्या करती हूँ आजकल, मेरा पैटर्न क्या है, मैं सामने से जाके उनसे मुस्कुरा के हाय हेलो नमस्ते अपने आप बात शुरू कर देती हूँ। भले वो मतलब ऊपरी ऊपरी मन से बोले, लेकिन वो हाँ हूँ फिर करेंगे, क्योंकि समाज में किसी को एकदम से गलत दिखना नहीं है, सबको सबकी नजर में अच्छा बनना तो है, लेकिन हम करें ना अच्छा कुछ, ये है। तो अब मैं तो ये देखती हूँ, पहले मेरा क्या होता था, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, कि कोई मेरे को एटीट्यूड दे रहा है, मैं उसको डबल दे रही हूँ, ठीक है, कि हम क्यों दबे ये वो। लेकिन अभी मेरा क्या है, कोई मेरे को एटीट्यूड देता भी है ना, तो मैं स्टार्ट करती हूँ बेहद हम्बल और बहुत मतलब पॉजिटिव उससे, कि जैसे मतलब बहुत ही बढ़िया लगी है वो मुझे, लेडी या आदमी, इस तरीके से मैं उससे बात करती हूँ। और 10 में से 8 बार ऐसा हुआ कि जो मुझे फालतू में एटीट्यूड देता हुआ नजर आ रहा था ना, मेरे एक बार बात करने के बाद फिर वो नॉर्मल हो जाता है। फिर कई बार अगर उसके दिमाग में ज्यादा लोचा नहीं है तो वो नॉर्मल ही हो जाता है फिर आगे तक मेरे लिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही जले भुने पड़ा है मेरे से, वो उन्हें समझ में नहीं आता कि अब इसको एटीट्यूड कैसे दे, बात मेरी उनसे भी हो जाती है। तो ये अपने अंदर चेंज लाओ, क्योंकि इतना काम करने के बाद भी अगर हमें बात करने की कला नहीं आई ना स्टाफ में, लोगों से, अनजान लोगों से जिनसे हम इमोशनली अटैच नहीं है, तो हमारी इमेज निगेटिव बनती ही बनती है। दी मेरे हस्बैंड मेरी प्रेगनेंसी में बिल्कुल साथ नहीं दे रहे, मेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, मैके में हूँ, पहले बहुत अच्छे थे वो, अब मेरे साथ बात नहीं करते, कॉल तक नहीं करते। मुझे लग रहा है मेरे सास नंद भड़का रही हैं उन्हें, वो दूर हो रहे हैं मुझसे, मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ, वो बार बार मुझे डांटने लगे हैं। पहले प्रेगनेंसी से खुश थे, अब बच्चे को भी गलत बोल देते हैं। फाइनेंशियली भी वीक हैं हम, शादी को 4 मंथ ही हुए हैं, मैंने भी जॉब छोड़ दी है, बेड रेस्ट बोल दिया मुझे, मैं हर्ट हो रही हूँ, मुझे लगता है ऐसे कैसे आगे कंटिन्यू करूंगी इस शादी में, प्लीज हेल्प, प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है इसका। देखो आप मैके में हो और मतलब स्थिति गंभीर है, शायद आपका क्वेश्चन पिछली बार भी आया था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। फिलहाल मैंने तब भी कहा था कि अपने ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर आपका टाइम इस टाइम क्रूशल है, आप ध्यान दे लो। रही बात हस्बैंड की, हस्बैंड से लिमिटेड और पॉजिटिव बात करो, कॉल की बजाय मैसेज करो, वो हिट डिफरेंटली, है ना। कोशिश करो कि बस ये डोर जुड़ी रहे, एक बार बच्चा लाइफ में आ जाएगा और तब तक कुछ वहां निगेटिव नहीं हुए, ये आपका टारगेट है इस टाइम पे बस। फिर आगे की तब देखना, क्योंकि अभी आप इस कंडीशन में नहीं हो कि बहुत कुछ कर सको, बहुत स्ट्रेस लो। लेकिन ये ट्रिक आप अप्लाई करना कि हस्बैंड से बजाय वो करने के, कॉल या वीडियो कॉल या कुछ भी करने के, टेक्स्ट मैसेज पे बात करो, अच्छे अच्छे मैसेजेस, मतलब जेन्युइन, हार्ट फेल्ट, ये काम करेगा, शांति रहेगी आपके घर में। और हो सके तो अपनी सास नंद को भी नॉर्मल मैसेजेस के जरिए उनसे भी कनेक्टेड रहो, मतलब एक होता है ना कि आग जल रही है, हम उसको भड़का नहीं रहे, कहीं ना कहीं ठंडा कर रहे हैं, वो प्रोसेस अपनाओ। नेक्स्ट, दी प्लीज मेरा जवाब जरूर दीजिएगा, मेरी सास और उसकी बहन जगह जगह मेरे रिलेटिव में, और मैं गलत बोल रही हूँ मेरे लिए, मेरी सास बहुत टॉक्सिक थी तो अलग हो गई, मरने जैसी स्थिति हो गई थी, अलग हुए 4 साल हो गए, वो गांव के घर में रहती है और हम बाहर शहर में, मेरे जापे में भी वो खुश नहीं थी और कुछ नहीं किया। एक दिन मैं ही बहाना करके चली गई, अब मेरे घर में आना चाहती है, जब मेरी बेबी 2 साल की हो गई है, जगह जगह गलत बोलती है। मैंने सब उन लोगों को बोला भी तो बोलते हैं वो लोग तेरा पति तो देखा होगा ना, ये सब दी, ये डरते थे उनसे, सारे रिश्तेदारों से वो बोलेंगे, वो तो गिल्ट में डाल देंगे कि तेरी ना न बचपन से इतना किया है, तू ये बोल रहा है वगैरह वगैरह। घर में मेरी सास और माँ ही रहते हैं, मेरे पति तो काम पे चले जाते थे, पीछे से करती थी वो ऐसे, मैं क्या करूं दी, कैसे साबित करूं जो मैं बोल रही हूँ वो सच है, वो बहुत टॉक्सिक सास है, मुझे नहीं रहना। मेरे पति एक बेटा है, 3 बेटियां अपने घर में है, शादीशुदा, उनके कहा कहे कहे हैं मेरे सास ने ऐसा किया, मैं बेटियां मिलकर चालाकियां करती हैं, माँ बेटियां मेरे से भी मेरे पति से भी सब करती, बेटियों के लिए हर चीज से, चाहे बड़ाई हो, ये चीज सेवा के लिए मैं चाहिए, यही कहती फिरती है, मेरा तो एक ही बेटा है।
मुझे एक्चुअली ये प्रॉब्लम मतलब ये है आपके सामने कि आपके पति आपकी साइड लेते हैं, लेकिन उनको फिर वो कर देंगे कि भाई तू तो मतलब इमोशनली मैनिपुलेट कर देंगे लोग और रिश्तेदार। आपकी प्रॉब्लम क्या है कि मैं कैसे बताऊं कि मैं सही हूं या गलत है? तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। समझ रहे हो? तो इजीली आप अपनी सास का कहना चाहिए पर्दाफाश, स्टिंग ऑपरेशन कर दो। अगर इतना ही है कि वो लोगों के सामने नहीं आ रहा, अगर जिस दिन आ गया आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, तो आप ये कर दो, रिकॉर्डिंग कर लो बीच बीच में। जब ऐसा लगे कि कोई स्थिति ऐसी बनने वाली है, अपना दिमाग अगर आपका शांत होगा ना, आपको मौका मिलेगा, आप फोन चालू करो, अपना तिकोना स्टैंड विस्टैंड लेकर रखो, वहां रखो जहां से उसकी आवाज, उसकी इमेज वहां से कैप्चर हो सके, और वो सब संभाल के रखो। पर्दाफाश करना आज के टाइम में क्या बड़ी बात है। नेक्स्ट, मैम आपकी बेटियों का स्टडी टाइम टेबल क्या है? वो स्कूल होमवर्क और ट्यूशन होमवर्क, सेल्फ स्टडी कैसे मैनेज करती हैं? मैथ्स के लिए डेली प्रैक्टिस टाइम कितना देती हैं? देखो, डेली प्रैक्टिस मैथ्स के लिए मतलब जब भी वो ट्यूशन कहीं जाती हैं तो ट्यूशन में मैथ डेली होता है, एक सैटरडे को छोड़ के, फिर सैटरडे के दिन और कोई विषय आ जाता है। बाकी बची देखो सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी उनकी कुछ नहीं हो पाती, टाइम है ही नहीं। स्कूल का होमवर्क, ट्यूशन, ट्यूशन का होमवर्क, बस इतना ही हो पाता है, और इतने में ही उनके जो नंबर हैं वो आ जाते हैं। अब सेल्फ स्टडी में भी अगर मैं उन्हें लगाऊं तो फिर वो जो किरोशिया जैसा बारात देखो चलाना आ गया, या थोड़ा बहुत आदमी गेम चला रहा है, खेल रहा है, या छुट्टी का दिन है 1 घंटा एक्स्ट्रा सो गया। किचन में वो काफी कुछ कर लेती हैं, अगर मैं यहाँ शूट कर रही हूँ, उनको भूख लगी है, शाम को बाहर से आई है या कुछ भी है, वो अपने आप बना लेंगे अपने लिए, काफी कुछ उन्हें इतना आ गया बनाना। स्नैक्स वाले आइटम मोस्टली वो बना लेती हैं। तो ये सब चीजें वो नहीं सीख पाएंगी अगर मैं इससे ज्यादा उनका पढ़ाई का बढ़ाऊंगी, है ना? तो नंबर है, अगर आपका बच्चा 80s में नंबर ला रहा है, मैं अपनी बात बताऊं, और बाकी के उसने अदर एक्टिविटीज में उसको प्राउडली वो कह सकता है कि मेरी क्लास में ये चीजें किसी को नहीं आती जो मुझे ये वाली आ गई है घर से रिलेटेड, तो मुझे लगता है यार विन विन सिचुएशन है एज अ पेरेंट। अब मैं उनके अगर मैं 80 से उन्हें कहूँ कि 90s वाले में ही तुम्हें लाना है, वो एक्स्ट्रा जो 10% का स्लॉट है ना, उसे बढ़ाने के चक्कर में बढ़ा तो वो लेंगी, लेकिन फिर जितने भी अदर एस्पेक्ट्स में वो टाइम और एनर्जी थोड़ी थोड़ी दे पा रही है ना, कुछ नहीं कर पाने की, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगी। मैं उस राह नहीं जाती, ये मेरा पर्सनल चॉइस है, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रही कि ऐसे करो। मुझे लगता है छोटी क्लास जब तक 8th 9th तक भी भाई नंबरों पे इतना रखो कि सम्मानजनक आ जाए। अगर 80s में आपका बच्चा ला रहा है, ठीक है, उसकी बाकी जिंदगी उसको जी लेने दो। नेक्स्ट, मैम मेरे पापा ने शादी में 20 लाख खर्चा किया, हस्बैंड ड्रिंक कर निकले, लड़ाई होने पर इन लॉज ने हमें अपने दूसरे घर में शिफ्ट कर दिया। हस्बैंड 2 भाई हैं, कभी बंटवारा नहीं किया, हमें कुछ नहीं दिया, हमें अपना खर्चा खुद उठाते हैं। इन लॉज ने देवर देवरानी के साथ रखा और उनका खर्चा भी उठाते हैं, जबकि देवर की शादी में उसे कुछ नहीं मिला। इनसिक्योर फील कर रही हूँ, देवरानी से बिना खर्चा किए उसे सब मिल गया, सास मेरा सब देवरानी को दे रही है, हस्बैंड के ड्रिंक कंटिन्यू है, व्हाट आई डू? अपने घर वालों से कहो कि एक बार बैठ के बात करें, बड़े लोग, कि ये अनर्थ क्यों है, अन्याय क्यों है, पक्षपात ये क्यों है? एक तो शराबी लड़का पकड़ा दिया, और उसके बाद संपत्ति में भी तुम भेदभाव कर रहे हो। तो ये बड़े लोगों को चाहिए एक बार बैठें, बात करें इस चीज को, समाज के जो भी आपके रिश्ते में हो, कि हाँ जो बैठ के जिम्मेदार लोग बात कर सकते हैं। इसमें आपके हैंडल करने से ज्यादा बड़ों की बात है, अगर वो सब नहीं करते जब की बात है। नेक्स्ट, इन लॉज ने अपने शराबी लड़के को सुधारने के लिए यही नहीं कही है मेरे साथ शादी कर दी, वो तो सुधरा नहीं, हमें अलग कर दिया। 7 साल के शाम के टाइम घर से निकल जाना और पी कर आना उसका रूटीन है, मैं उसे अवॉइड करती हूँ, बट जब कभी कभार बोल जाती हूँ तो लड़ाई हो जाती है। 5 साल का बच्चा सब देखता है, प्लीज गाइड करें, मैं क्या करूँ? लास्ट ईयर मेरे एक रिश्ते के जेठ लीवर खराब होने से एक्सपायर हो गए। वही तो, अब आदमी डेली ड्रिंक कर रहा है तो शरीर ही तो है यार, वो कैसे वो होएगा? लेकिन देखो, उनको समझाना नहीं समझाना वो आप जितना कर सकती हो कर रही हो, वो क्या होगा मैं नहीं बता पाऊंगी कि कब तक उनमें सुधार आएगा। लेकिन जो प्रॉपर्टी का हो रहा है ना, एटलीस्ट जिस दूसरे घर में आप रह रही हो उसे आपके नाम करा जाए, कुछ तो आपको मिलना चाहिए, है ना? तो ये चीजें बड़े लोग बैठ के बात करें, या तो ये है कि किसी भी बच्चे के नाम नहीं करा तो समझ में आता है, लेकिन है ना, बड़े लोगों को बैठा के एक बार बात करवाओ कि भैया बात करो, यहाँ तो सब गड़बड़ चल रहा है।
नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, आज आपसे पेरेंटिंग कंसल्टेशन लेनी है। मेरा बेटा 4th क्लास में आया है। लास्ट वीक उसकी मैम ने बुलाकर बताया कि मेरा बेटा अपने फ्रेंड से पैसे मांगता है और स्कूल की स्टेशनरी शॉप से अपने लिए चीजें खरीदता है। मैंने अपने बेटे को फैंसी स्टेशनरी देना बंद किया था क्योंकि वो क्लासरूम वर्क करने में डिस्ट्रैक्ट होता था। जब मैंने बेटे से पूछा तो उसने मुझे साफ मना किया कि वो ऐसा नहीं करता, लेकिन काउंसलिंग की तो उसने बता दिया कि उसने बच्चों से पैसे मंगाए थे और कुछ चीजें खरीदी थी। आफ्टर नोइंग दिस आई वॉज शॉक्ड दैट हाउ माई परफेक्ट सन लाइड टू मी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करूं। प्लीज सजेस्ट। आओ ऑल्सो प्लीज शेयर अ वीडियो ऑन हाउ टू इम्प्रूव किड्स स्टडी ऑफ दिस एज इन समर हॉलीडेज। माई सन इज स्ट्रगलिंग विद स्पेलिंग एंड राइटिंग स्पीड। हाउ टू मैनेज देयर टाइम इन समर वेकेशन। यानी ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि बच्चों का टाइम समर वेकेशन में कैसे मैनेज करें। और दूसरी चीज, एक तो मैंने आपको ये बता दिया, उसका टाइम टेबल बना के, पीछे भी क्वेश्चन आया था बच्चों के लिए समर वेकेशन में सारी एक्टिविटीज को इंक्लूड करके, मतलब इंजॉयमेंट वाली भी, ऑर्गेनाइजिंग वाली भी और सेल्फ मेंटेनेंस वाली भी, इन्हें भी इंक्लूड करके एक टाइम टेबल बढ़िया सा बनाओ एक दिन लगा के, है ना, कि आपका ड्रीम टाइम टेबल बच्चे के लिए होता तो वो क्या होता। उसमें उसे पढ़ाई का भी टाइम मिलना है, काम का भी मिलेगा, घर के सोने आराम करने का भी, बाहर की आउटडोर एक्टिविटी का भी, और फोन का भी टाइम रखो उसमें। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो कर दो, फिर उसे चिपका दो। हर माँ को पता है कि उसके बच्चे के लिए क्या सही है। बाकी ऑनलाइन क्लास अब खुद अप्रोच करेंगे आपको, कोई डांस की, कोई कुछ की, अगर कहीं ले जा सकते हो 2 महीने के लिए समर वेकेशन के लिए, कोई हॉबी क्लास आप कर सकते हो, वो कर लो, है ना। तो ये सारी चीजें हैं उनको बिजी रखने वाली। दूसरी क्या है, ये जो पैसों वाली बात आई है, देखो जब हमें लगता है ना, पहली बार जब हमें पता लगता है कि हमारे बच्चे ने हमसे झूठ बोला, तो हमें शौक लगता है। लेकिन वो शौक बजाय कि उसने झूठ क्यों बोला, कैसे बोल दिया की बजाय क्यों बोला, ये एक प्रश्न होना चाहिए। यानी कि वो हमारा दिल तो नहीं दुखाना चाह रहा, हमें डिसोबे भी नहीं करना चाह रहा, इसमें पॉजिटिव ये है। लेकिन उसको वो चीज डेस्परेटली चाहिए, तो उसने ऑप्ट किया कि मम्मी से मैं छुपा के ये काम करूंगा। इसका मतलब हम स्ट्रिक्ट जा रहे हैं, हमारा बच्चा हमसे बातें अपनी शेयर अभी तक ढंग से नहीं कर पा रहा। तो जितने हम अपने आप को मान के चल रहे हैं हम अच्छे पेरेंट हैं, कि हम अपने बच्चे को अच्छे से जानते हैं, कहीं ना कहीं उसमें हम कमी रह गई। ठीक है, पहली चीज। दूसरी, ऐसा एक भी पेरेंट नहीं है, चाहे कोई झूठी अपनी बड़ाई करता रहे, जिसकी लाइफ में इस तरीके की घटना नहीं होती। कहीं ना कहीं आपके बच्चे आपका भरोसा तोड़ते हुए आपको मिल जाएंगे, चाहे वो छोटी सी चीज पे हो। तब आपको वो एक झटका मिलता है कि नहीं, आपको पेरेंटिंग में शायद थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। आपने अपने हिसाब से करा कि डिस्ट्रैक्ट ना हो ये वो, लेकिन उसने वहां से ढूंढ लिया रास्ता डिस्ट्रैक्ट होने का। तो अब आप यही बोलो कि बेटा ये गलत कर दिया तुमने, मेरा तो मोटिव सिर्फ और सिर्फ इतना था। अब अगर तुम वहां से भी लेके कर ही रहे हो, तो इससे अच्छा तो मैं उतनी तो नहीं जितनी तुम मांग रहे हो, लेकिन एक दो चीजें जितनी तुम अरेंज कर पाए, इतनी मैं तुम्हें दिलवा दिया करूंगी। अब आप सरेंडर ही कर सकते हो उसके सामने, क्योंकि वो गलत रास्ता, अब आप इस पर गुस्सा करो, है ना, या फिर हाइपर हो जाओ, या फिर रो रो के अपना दिमाग खराब कर लो कि ऐसा कैसे हो गया। एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ठीक है भाई, हमने कोशिश करी लेकिन वो उस तरीके से नहीं हुआ जैसे हम चाहते थे। एक्सेप्ट कर लोगे तो शांत हो जाएगा दिमाग, नहीं तो नहीं, मुझे तो चेंज करना ही करना है, फिर थोड़ा प्रेशर बढ़ जाएगा। हो सकता है वो चेंज हो सकता है वो ना हो। अब मैं तो 23 साल से, जब मैं टीचिंग के प्रोफेशन में हूँ ना, मैंने देखा कि आप बच्चे को थोड़ा सा करो, वो आगे बढ़ता है। कई आप अटक गए, लेकिन अगर किसी टॉपिक पे भी मैंने जिद पकड़ ली, इसको ये मात्रा नहीं आ रही या इसको ये सवाल नहीं आ रहा, वो बच्चा एक एक महीना सफर करता है। मैं तो ये कहूंगी सफर करता है, मेरे तो गले की बैंड बजती बजती है चिल्ला चिल्ला के, समझा समझा के। लेकिन वो भी उस एक महीने में उसका कॉन्फिडेंस कहो, उस बच्चे की पर्सनैलिटी हिल जाती है। होता था ये कि मैं जब तक वो नहीं करेगा आगे का कैसे सिखाऊं, इस चक्कर में वो वहीं अटका रहता था। बट एट द मोमेंट जब मैंने रियलाइज करा ना कि उसको उस पॉइंट पे अगर नहीं आ रहा इतना करने के बाद भी, तो छोड़ दो। कुछ दिन बाद वो चीज उसे खुद आ जाती है, पता नहीं कैसे होता है लेकिन आ जाती है। तो अब मुझे पता है कि अगर कोई बच्चा किसी पॉइंट पे आके बहुत ज्यादा रिजिड हो गया है, वो नहीं कर रहा हमारे अकॉर्डिंग, उसको छोड़ दो, बोल के बस दोबारा से किसी बार ट्राई करना, फिर हो जाएगा। तो ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। अब हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, उसको फैंसी चीजों से कॉन्फिडेंस तो आएगा, लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैं अपनी भी बात करूं, मैं मान के चलूं कि मेरे पास ना जो चीजें हैं मैं लेके जा रही हूँ किसी गैदरिंग में, वो इतनी बढ़िया नहीं है,
तो मैं ज्यादा कॉन्शियस रहूंगी। लेकिन अगर मैंने उन सबसे अच्छी, जितने भी वो वहां लोग हैं, और उन सबसे अच्छी चीज मेरे पास है, तो ऐसा नहीं कि मैं उस चीज को फ्लॉन्ट करे जा रही हूँ या मेरा बार बार ध्यान उसी चीज में जा रहा है, नहीं, मैं बस कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे पास सबसे बढ़िया चीज है और फिर मैं बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हूँ। एक पर्सपेक्टिव ये भी होता है। तो अगर आपका बच्चा किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा डेस्पिरेट है और वो बहुत नुकसान वाली चीज नहीं है, अगर वो इतना बार कह रहा है ना, तो एक आध बार दिलवा दिया करो। मैं तो ये चीज करती हूँ, मतलब थोड़ा बहुत। तो उससे क्या है कि डिस्ट्रैक्शन होगा या नहीं होगा वो मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि कर ले। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि उसको दिलवा नहीं रही हूँ, इसलिए वो ज्यादा डेस्पिरेट है और वो नहीं पढ़ पा रही, या वहां उसका ध्यान ही नहीं लग रहा, उसको लग रहा मुझे पहले ये चाहिए, पहले ये चाहिए। मेरे बच्चे बहुत करते हैं ये चीज। तो मैं देखती हूँ, मना करती हूँ, वेट करती हूँ, फिर देखती हूँ डेस्पिरेशन किस लेवल की है, और इससे पहले कि वो बावले हो जाए उसके पीछे और पढ़ने में ही ध्यान न जाए, बस रात दिन वही चीज नजर आ रही है, उससे पहले मैं मंगवा देती हूँ कि चल ठीक है, लेकिन इसी शर्त के साथ कि ये इसी में मत लगी रही हो, काम करना है। हाँ मम्मी कर लेंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा आप ही बैकफुट पे आ जाओ, बहुत ज्यादा मत सोचो आप। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड, फिर वही सेम सिचुएशन फिर रिपीट कर रखी है इन्होंने, कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि मैं भी पढ़ रही थी, बीच में कुछ डिस्टरबेंस आ गया, मैं दोबारा ये क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। मैम मेरा कमेंट लंबा है, प्लीज रिप्लाई देना। मैं वही हूँ जो अपने हबी के टूर का जिक्र कीजिए 3-4 बार, और सेम आज फिर कर रही हैं। अब या तो आप कमेंट का आंसर सुन ही नहीं रही, आप सिर्फ कमेंट कर दे रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। उनकी एक बात पता चली कि वो टूर पर ड्रिंक करते हैं, वो तो वहां पूरी पूरी मौज करते हैं, मैं यहाँ दुखी रहती हूँ। कभी सास कुछ कहती है, कभी कोई रिलेटिव कुछ कहता है, यहाँ तक कि मेरे एक ननंद उसको पैसे भी देती है और कहती है माँ तो 1-2 दिन ड्रामा करेगी, तू घूम फिर। मैं कहती हूँ अपने हबी को मेरा भी सोचा कर। कुछ कहते हैं, मैं क्या करूँ, तू है ही ऐसी, कभी कोई स्टैंड नहीं लेता मेरे लिए, कोई कुछ कह दे ज्यादा कहती हूँ तो रूम में से निकाल देते हैं। कोई किसी का सपोर्ट नहीं, क्या करूँ, 4 साल हो गए शादी को, हमेशा से फाइट करते हैं जैसे मेरी कोई कदर नहीं है, बस बहनों और माँ से ही प्यार है। मरने का मन करता है, मरने का मन करता है। अगर यहाँ तक की बात आ गई तो उससे आसान तरीका होता है मरने के बजाय हम मैके चले जाएं। जिस घर में, जिस रिश्ते में हमारी बिल्कुल भी कदर नहीं है, बार 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 सेम चीज, सेम अपमान हो रहा है, तो मरना तो आगे की चीज है। मैं कभी भी ये नहीं वो करती कि मरने से पहले सोच लिया करो ना। शादी से पहले भी तो आपकी कुछ पर्सनैलिटी थी, जीवन था। आपके माँ बाप ने आपको तिल तिल करके बड़ा इसलिए थोड़ी करा कि किसी बेवकूफ के बेवकूफी के चलते आप अपनी जान दे दें। जाना सबको है, लेकिन अपने तरीके से जाएंगे ना, जब ईश्वर की मर्जी होगी, और जिस काम को करने के लिए हमें दुनिया में भेजा उस काम को करने के बाद जाएंगे। अपने आप अपनी जीवन लीला हम समाप्त क्यों करेंगे किसी बेवकूफ के पीछे। तो अगर आपको लग रहा है कि स्थिति बिल्कुल खराब है, तो यहाँ आपको ऐसा लगे कि मैं कुछ बताऊंगी कि ये कर दो इससे हो जाएगा, देखो पागलों का कोई इलाज नहीं होता। आप एक सेंसिबल आदमी को हैंडल कर सकते हो कि अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे करके देख लो, है ना। लेकिन अगर कोई जलालत पे उतर जाता है ना, आपकी कोई वैल्यू ही नहीं कर रहा, आपको पंचिंग बैग बना रखा है, तो आप कुछ भी कहेंगी उसका कोई असर नहीं होगा, जो मुझे आपके कमेंट पढ़ के समझ में आ रहा है। ऐसे आदमियों को सिर्फ और सिर्फ इलाज ये होता है कि भाई मैं, जब मेरी यहाँ कोई वैल्यू नहीं, मैं हूं ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ एक पंचिंग बैग है कि जिसको जब मन करे कोई भी कुछ कह के चला जाए। ऐसे जगह रहने से अच्छा मरने तक की जब आप बात सोच रहे हो, उससे आसान है एक पड़ाव पहले कि अब अपने मैके चले जाओ यहाँ से छोड़ के, कि या तो तरीके से रहो, अदरवाइज मैं नहीं आ रही। मरने से ज्यादा आसान है ये, तो ये कर लो। नेक्स्ट, ननंद कहती है कोई भी मेरे काम में इंटरफेयर ना करे, लेकिन वो आप मेरे हर काम पर नजर रखती है। तो आप भी कह दे करो मेरे घर, उन्हीं के स्टाइल में, जैसे वो कहती है डिट्टो मिमिक्री कर दो। नेक्स्ट, दी मेरी शादी को 24 साल हो गए, मेरी शादी में चेन मिली थी जो मेरे पति से मेरे ससुर अपनी बेटी को दिला दिया, मेरा गला खाली था, मुझे शादी के 20 साल बाद पता चला मेरे ससुर दिलाए थे, मेरे देवर बताया। पहले मैं सोचती थी मेरे हस्बैंड दिए हैं, बुरा तो लगता था, बट जब पता चला ससुर मांग लिए तो बेटी के लिए, तब मैं डिप्रेशन में चली गई। और उसी ननंद के घर फंक्शन है, बुलाया, वैसे 5 साल में भी कॉल नहीं करती, और जब जहाँ हम रहते हैं 250 किलोमीटर दूर है, क्या हमें जाना चाहिए। अब आपकी एक चेन के ऊपर बात खराब हुई भी है ना। अगर छोड़ सकती हो, उसके बाद आपने कई चेन खरीद ली होंगी, तो छोड़ दो। क्योंकि ये जो ज्वेलरी का मुद्दा है ना, देखो औरतें कुछ ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं इस पे, इसलिए जितनी प्रॉब्लम होती है उससे ज्यादा बढ़ जाती है। ससुर ने दिलाई थी या पति ने दिलाई थी, आप इतने साल अपने पास अपनी मान के रखी,
लेकिन जिस क्षण आपको पता चला कि आपके पति ने नहीं ली थी, उन्होंने दिलाई थी, उन्होंने वापस मांग ली, खत्म मोह। ले जाओ भाई तुम्हारी चीज है तो छोड़ना सीखो चीजों को, क्योंकि वो चेन उतनी कीमती नहीं है जितना आपका मानसिक सुकून कीमती है। तो उसे सबको भूल के ये सोच के जाओ हम जा रहे हैं ट्रिप पे, जाओ घूम के आओ। नेक्स्ट, ये वाला मीटअप वाला चल रहा है, नाइस डायलॉग। चलो आगे। हाय दी, बहुत ही सटीक जवाब सभी क्वेश्चंस का। मेरी भी जॉइंट फैमिली है, मैं और हस्बैंड दोनों जॉब में हैं, सारा खर्चा हम ही करते हैं। सेविंग अपने बच्चों के लिए सिर्फ मैं कर रही हूँ, हस्बैंड अलग नहीं होना चाहते, उनकी सैलरी से सेविंग 0 है। फ्यूचर में अपने बच्चों के लिए, घर के लिए मैं अकेले कितना कर पाऊंगी? हस्बैंड को कई बार कह के थक चुकी हूँ, बट कोई सेविंग नहीं। अब मुझे उन पर गुस्सा आता है कि सारा काम मैं ही क्यों करूँ, घर का भी, जॉब का भी, सेविंग भी, और सब अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, मैं उधेड़ बुन में लगी रहती हूँ। फ्यूचर के लिए क्या करूँ दी, प्लीज सजेस्ट। देखो, अगर 2 लोग कमा रहे हैं और एक जना सेविंग कर रहा है, इट इज इनफ। पहली चीज तो वो प्रेशर दिमाग से निकाल दो। दूसरा, घर का जो करना है उसमें हेल्प लेनी शुरू करो, जितना आराम से तुमसे हो जाए उतना करो, फालतू लोड मत लो, छोड़ दो जो नहीं हो रहा, वहां से भी आपका प्रेशर खत्म, छोड़ना सीखो। ठीक है, बाकी सेविंग की इतनी टेंशन मत लो। अगर 2 लोगों की कमाई में एक आदमी भी ढंग से सेव कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, हो जाएगा। लेकिन आप ये मान के चलो, चल रही होंगी कि दोनों करते तो कितना हो जाता। इसलिए आप ये देखो ना, ऐसे भी लोग हैं जिनके यहाँ कुछ सेविंग हो ही नहीं पाती बेचारों की, कम से कम आपकी एक जने की तो हो रही है, तो शांति पड़ेगी। नेक्स्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस दी। मैं वही हूँ जो महाराष्ट्र में रहती हूँ, जब भी मेरठ आती हूँ अचानक कभी सास की कभी ससुर की तबीयत खराब सुनकर ही आना होता है। अपने गांव आने की खुशी कम, डर ज्यादा होता है। अपने मायके वालों से भी मिलना नहीं होता। जब आप मेरठ का बेगम पुल दिखाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वहां पर पिंकी छोले भटूरे वाला बहुत फेमस है। हम कब मिलेंगे तो पता नहीं, जब मैं गाँव आऊँ तो कैसे मिल लेंगे, उसका कोई सोल्यूशन जरूर बताना। मैं आपसे मिलने की आस हमेशा रहेगी। लव यू दी। देखो, जिनसे मेरे को मिलना, मतलब जो मुझसे मिलने की आस रख रहे हैं, चाहते हैं ना, इंस्टाग्राम पे जो लोग मेरे से जिम में भी मिलने आए थे ना, वो लोग इंस्टाग्राम के थ्रू ही आए थे। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लो। कपड़े जो दिखते हैं वो तो है ही कि शॉपिंग आ रही है, लिंक विंक, वो आगे की चीज है, वो भी आपके काम की है, मेरा भी उसमें कुछ काम बनेगा। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हो तो वहां पर आप मैसेज करोगे, वो मेरे पास अलग से आते हैं। यूट्यूब वाले नहीं आते। यूट्यूब वाला तो एक वीडियो के बाद वो इतना पीछे चला जाता, मिलेगा ही नहीं। ताजा ताजा जो देख लिया देख लिया। तो उसमें क्या होता है कि आप इंस्टाग्राम पे जब कनेक्ट करोगे मेरे से, बात हो सकता है मैं वहां अवेलेबल हूँ और आपसे मिल लूँ। जैसे जिम में मिली मैं 2-3 लोगों से, तो ऐसे ही तो मिली थी। तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाओ मेरे से। नेक्स्ट, दीदी दी मैं MA B.Ed प्लस CTET क्वालिफाई। अच्छा, नमस्ते का साइन है, नमस्ते दीदी। दी मैं MA B.Ed प्लस CTET क्वालिफाई हूँ। मैं काफी टाइम से गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे रही हूँ, बट हर बार कुछ ना नंबर से रह जाता है। अब डीमोटिवेट हो चुकी हूँ। फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं है, हस्बैंड ताने मारते हैं। मैं कहती हूँ कि प्राइवेट जॉब कर लेती हूँ स्कूल में, बट हस्बैंड मना करते हैं, कहते हैं बहुत कम सैलरी देते हैं, इससे अच्छा तो ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लो। पर मैं सोचती हूँ क्या इतना पढ़ लिख कर ब्यूटी पार्लर करना सही होगा? मैं कंफ्यूज हूँ। जॉब भी सही है, कम सैलरी है, पर पार्लर करके अपनी शॉप करूँ, सजेस्ट मी। अगर आपको मेकअप में इंटरेस्ट है, ओनली देन कर सकते हो। बहुत सारे, मेरे तो DLED वाली एक लड़की है, मेकअप आर्टिस्ट बन गई, यहाँ DLED करके गई है, सारी यहाँ BTC की टीचिंग जॉब की जितनी वो थी वो सब करी, अब कर रही है वो मेकअप आर्टिस्ट का काम। तो होता है ऐसा भी, अगर आपको नॉलेज है। अब भाई हमें हो सकता है ना पढ़ाने में भी इंटरेस्ट और मेकअप में भी, तो आप कर लो उस काम को। अदरवाइज अगर हर बार 2-4 नंबर से रह जाती हो, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि एक बार जितने नंबर चाहिए उससे कहीं आगे का टारगेट अपना रखो और जीत तोड़ मेहनत करो, एक बार फिर ट्राई करो। नेक्स्ट, हेलो मैम, स्किन केयर के प्रोडक्ट पिगमेंटेशन के लिए ठीक है? किसी की ठीक हुई हो तो प्लीज रिप्लाई। देखो, हो जाती है स्किन ठीक, पिगमेंटेशन ये सब चीजें अभी मैंने आपको शुरू में शेयर भी करा है। ऐसा नहीं है कि ऐप बिल्कुल फर्जी है जी, कुछ हो ही नहीं रहा, होएगा। रेगुलर यूज करो। और अभी एक आध का कमेंट में अब यहाँ तो ढूंढ नहीं पाऊंगी, लेकिन आता है कि हाँ सच्ची में सनस्क्रीन बहुत अच्छी है, मैंने लगाई, सुबह लगा लो रात तक मुंह ऐसा रहता है। मेरे जानने वालों ने 2-3 ने यूज करा, वो भी तारीफ करते हैं।
कि सच में सनस्क्रीन का तो कमाल है। तो ऐसा नहीं है, ट्राई करके देख लो। अगला, क्या क्यों लोगों को बिगाड़ रही हो, थोड़ा शर्म कर लो। लोगों को वेद शास्त्र का अध्ययन करने दो और जीवन में पॉजिटिव रहने दो, मूर्ख कहीं की। लो जी, हम यहाँ पॉजिटिव बनाने में लग रहे हैं कि पॉजिटिव रहो, नेगेटिविटी से दूर रहो, ये हमें ही वो बता दिया इन्होंने। और ये मोस्ट फनी था, मैं छोड़ भी देती है, लेकिन वेद शास्त्र का अध्ययन करने दो। तो जितने लोग यहाँ 18,000 कुछ हैं सब्सक्राइबर, इसके अलावा कितने लोग वेद शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, बहन जी जरा ये बताएं मुझे। तो फिलहाल तो मैं इन्हें तो ब्लॉक ही कर रही हूँ, लेकिन फनी, गुस्से की बजाय फन आ गया भाई साहब, हंसी आ गई। चलो आगे चलो। हेलो दी, सॉरी लंबा कमेंट है। लंबा नहीं बहन, बहुत लंबा कमेंट है। चलो, मामा का लड़के की शादी में मैं अपने गहने लेने ससुराल गई। मैंने अपने पति को बता दिया था मैं आपके घर जाऊंगी और गहने लेके आऊंगी। फिर हस्बैंड ने गुस्से से बोला मैं देखता हूँ तुम गहने कैसे लाती हो। मैंने इनको बहुत बोला आप भी चलो, गाँव कहता है मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपने ससुराल गई, वहां जाके सबने मेरे से लड़ाई झगड़ा किया। उनका चाचा चाची और चाचा का लड़का गांव वाला इन्होंने फोन कर करके बुलाया, इनको रोको। इनकी माँ भाग गई थी वहां से और पूरा गहना भी नहीं था। अब मैं उनके पास आ गई, मैंने पूछा, उनने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने सबको बुलाया, मेरे मामा आया, बात किया, कहा 10 दिन में गहना मिल जाएगा। और 10 दिन हो गया और बोल रहे हैं बात नहीं किया हूँ। घर पर फिर हमें घुमा रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, सिर्फ झूठ बोलता है। मेरा एक बेटा है, वो 18 महीने का है। मैं अपने मायके में रहती हूँ, पति मेरे भाई के साथ काम करते हैं। अकेला अकेला मैं कहीं भी कुछ भी पूछती हूँ तो जवाब नहीं देता, सबके सामने बोलता है। बीच में मुझे लोगों को रखना पड़ता है। गुस्सा करती हूँ, चिल्लाती हूँ, रोती हूँ तो साइलेंट ट्रीटमेंट देता है। दी मेरा नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, प्लीज हेल्प मी, कैसे मंगाऊं, मैनेज करूं? ट्यूशन, बेबी केयर, होम कुकिंग एंड एग्जाम प्रिपरेशन, प्लीज हेल्प दी। देखो, गहने जब अटक गए हलक से निकालने किसी के बहुत मुश्किल। ठीक है, अभी फिलहाल एग्जाम पे ध्यान दो। अब एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो ट्यूशन ले रही हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, पहली प्रायोरिटी आपकी वो, और आपके बच्चे का ध्यान रखना है बस। क्योंकि बच्चा हमेशा इतना बड़ा नहीं रहेगा। फिर बच्चे, और उसमें भी अगर देखना हो कि बच्चा या एग्जाम, तो बच्चा भी अभी कुछ साल है इसी एज में, लेकिन एग्जाम अभी है। तो अभी जो टॉप प्रायोरिटी पे है ना आपकी, होना चाहिए एग्जाम। क्रैक हो गया, नौकरी लग गई, गहने आप अपने पैसों से बनवा लोगे। तो अभी इतनी सारी उलझनों से एक तरफ होके अपना ध्यान लगाओ अपने एग्जाम पे बस। कैसे भी करके भागेगा दिमाग इधर उधर, लेकिन फिलहाल यहीं लगाओ। ना पति को सुधारने पे अभी ध्यान दो, ना ये कि मैं बच्चे का बिल्कुल परफेक्ट वो नहीं रख पा रही। आपका बच्चा स्वस्थ रहे, उसका पेट भरा रहे, है ना, इतना काफी है। और बाकी अपने एग्जाम पे ध्यान दो इस टाइम। बिल्कुल जब उसका रिजल्ट आ जाए, एटलीस्ट जब उसका पेपर दे आओ आप, उसके बाद फिर देखना कि पहले क्या चीज सुधारनी है। नेक्स्ट, हेलो मैम, आई एम 31-year-old unmarried girl working as postman, completely field job from 8 to 4 p.m. I have done MSc Physics, a B.Ed, cleared TETs, हरियाणा CET एंड डूइंग घर घर घूमने वाला काम। मैं काम तो बुरा नहीं कर रही, इसी से अर्निंग होती है, बट इतनी क्वालिफिकेशन के बाद ये काम करना बुरा लगता है। घर वालों को सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए थी, उससे पहले मैं प्राइवेट कर रही थी। आई वॉज अर्निंग हैंडसम मनी। पापा शराबी हैं, 24/7 नशे में रहते हैं। माँ को गए 11 साल हो चुके, भाई भी वर्किंग है, दोनों की सैलरी ले लेते हैं, स्टिल कर्जा 6.5 लाख भी कर दिया। एक लड़का पसंद आया था ऑफिस में ही, नो दहेज, लेकिन पापा ने मना कर दिया। अब ऐसे खराब रिश्ते देख रहे हैं, कुछ देना ना पड़े, रिश्तेदार मजे लेते हैं। बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही हूँ, प्लीज बताएं क्या करूं। हे भगवान, आई एम सॉरी फॉर यू, है ना। जो जैसे आपके घर की स्थिति है ना, एक बार मुझे किसी ने ऑफिस में सलाह दी थी, जबकि मेरे घर की स्थिति ऐसी नहीं थी, लेकिन ऐसी स्थिति होती है कई बार कि लड़की कमाने भी लगी तब भी उसके पीहर वाले ना तो उसकी शादी ढंग की जगह करेंगे, कई बार तो करना ही नहीं चाहते, और वो लड़की अपने परिवार के मुंह में अटक के रह जाती है ना। तो मुझे लोग सलाह देते थे, जब मैं शादी से पहले ऑफिस जाती थी अपने किसी काम के लिए, तो जो क्लर्क थी वहां पर, वो एज अ बिग सिस्टर कि सुनीता, मैंने ना बहुत दुनिया देखी है, तू ना बेटा अपनी शादी के लिए मतलब अपनी तरफ से भी प्रयास रख, कहीं कोई लड़का नजर में हो, कुछ हो तो तू कर ले, क्योंकि ना भाई भाभी शादी नहीं करते,
जब उन्हें पता लगा कि इसके पिताजी नहीं है। मैंने कहा नहीं मेरे भैया ऐसे नहीं है, और वो बात हुई भी। मुझे पता था मेरे भैया ऐसे नहीं है, मेरी मम्मी नहीं है ऐसी, वो करने की कोशिश कर रहे हैं शादी, बस सिचुएशन ही नहीं बन पा रही है ना। तो मैं श्योर थी, लेकिन आपके यहाँ स्थिति सच में ऐसी है। तो अगर आपके ऑफिस में कोई लड़का आपको पसंद आता है, सही है, आपको लगता है कि जेन्युइनली है, आप उसके साथ खुश रह लेंगी, तो अगर उसमें आपके पेरेंट्स राजी नहीं भी होते ना, तो भी आप उसकी तरफ बढ़ जाओ, थोड़ा सा अपोज करना शुरू करो। क्योंकि जैसा बता रही हो आप हिसाब, अभी आप 31 में हो, एक टाइम ऐसा आ जाएगा अभी कुछ साल बाद ही कि ना तो आप फिर इधर की रहोगी ना उधर की। तो अभी आप कहीं पे शादी करके सेटल हो जाओ, चाहे वो इनकी मर्जी का लड़का ढंग का हो, चाहे आपकी मर्जी का हो। अब आप हर चीज में कि मेरे पेरेंट्स या मेरे पिता, बस पिता ही बचे, वो परफेक्टली आज्ञा देंगे, वो खुश होंगे तभी मैं करूंगी। अब उस जोन से बाहर निकल जाओ, नहीं तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। नेक्स्ट, पति सीधा हो, परिवार वाले तेज हो, तो क्या करें? तो उनकी शील्ड बन के आप आ गई ना, जैसा बाहुबली देव सेना के आगे खड़ा होता है। हमें चाहिए कि फिर हम अपने पति को प्रोटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी शादी को 13 साल हो गए। मेरी शादी 17 की एज में हुई थी। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 10 साल का, एक 4 साल का। मैंने शादी के बाद बीए में एमए किया, अपने बीए एमए किया। अपने हस्बैंड से बोलती हूँ कि मुझे बीएड करा दो, वो बोलते हैं कि बच्चों को पढ़ाओ, कि तुझे दी घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है। स्कूल में पढ़ाने का सोचती हूँ, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। हस्बैंड बोल रहे हैं पार्लर सीख लो। बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ऊपर से सास भी दिन भर लेटी रहती है, एक गिलास पानी उठाकर नहीं लेती। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं, प्लीज प्लीज जरूर रिप्लाई करना। देखो, घर में से जब निकलोगी थोड़ी सी परेशानी आएगी, लेकिन फिर धीरे धीरे आ जाएगा। जब हम पूरा दिन घर में रहते हैं तो पूरा दिन घर के काम खत्म ही नहीं होते, ये सबके साथ होता है। कोई गिलास उठा के पीने को तैयार नहीं होता, लेकिन जब हम नहीं होंगे वो गिलास भी उठेगी, पानी पिया भी जाएगा। ठीक है, तो अपना घर का काम एक तय समय सीमा में निपटाने का रोज कोशिश करो कि इतने घंटे में मुझे निपटाना है। जब करोगी तो 20-22 दिन में प्रैक्टिस में आ जाएगा, और जब आप जुलाई से स्कूल खुलेंगे तुम जॉब ज्वाइन कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट, जो बच्चे के जन्म के समय लेग पहले आता है हेड बाद में, उसके बारे में बताएं कुछ, कोई भी बताए, बहुत परेशान हूँ। हमारे यहाँ तो उसको वो कहते हैं कि उल्टा हुआ, तो उसको वैसा तो कुछ निगेटिव उसके बारे में होता नहीं, बल्कि एक टोना टोटका सा कहते हैं। शुरू से सुनते आई हूँ कि अगर किसी की कमर में मोच आ गई तो उसका पैर लगवा देते हैं तो वो सही हो जाता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि वो बच्चे नॉर्मल नहीं है या कुछ उसमें चिंता की बात है। नेक्स्ट, हाय दी, एक लड़की ऐसी है ना तो वो किसी की सुनती है ना अपने आप कुछ करती है। अगर कोई कहता है तो मार पीट पे उतारू हो जाती है, और कोई बात बार बार पूछती है, प्लीज 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 रिप्लाई की। तो कहाँ है वो लड़की, मतलब पूरा क्वेश्चन तो बता देती। क्लास में है, क्या है, घर पे है, समझ ही नहीं आ रहा, तो मैं क्या सजेस्ट करूं। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं सीनियर कोऑर्डिनेटर बनी हूँ प्राइवेट स्कूल में। 3 ईयर से टीजीटी टीचर थी। अब 1-2 लोग जो पहले नॉर्मल थे, अच्छे से रहते थे, सडनली जेलसी की वजह से अपना रियल फेस दिखा रहे हैं, मेरे लिए उल्टा बोलना, मेरी इमेज स्पॉइल करना, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मुझे एक साथ पीजीटी क्लास टीचर और सीनियर कोऑर्डिनेटर का वर्क मैनेज करना है, फोकस भी ज्यादा करना काम पर। ऐसे में वो लोग मुझे रोज रोज अपनी इनडायरेक्ट हरकतों से इरिटेट कर रहे हैं। मैं कुछ बोलूं वर्क या स्कूल रूल से रिलेटेड तो उसे मना उन दोनों को अपनी इंसल्ट लगता है। मानना कुछ भी नहीं सुनते और पूरे स्कूल में बोल रहे हैं कि मुझे उनसे प्रॉब्लम है। मेरा बिहेवियर उनके साथ सही नहीं, प्लीज बताओ ऐसे लोगों से कैसे निपटे। मैं प्रिंसिपल को कंप्लेंट नहीं करना चाह रही, नहीं तो उनको लगेगा कि मैं न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल नहीं कर रही और मेरे पर्सनल इश्यूज हैं टीचर्स के साथ, जबकि मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ। बस ये दोनों काम भी नहीं सुनते, स्टूडेंट्स को भी मन से नहीं पढ़ाते, और बस इधर की बातें उधर, बटरफ्लाई बटरिंग विद प्रिंसिपल, प्लीज रिप्लाई। देखो, एक चीज होती है कि अगर मान लो मैं अपने आप को हेड की जगह रख के सोचूं, अभी तक तो मैं बनी नहीं, लेकिन कभी कभी मैं इमेजिन करती हूँ, या जब कोई और हेड परेशान होता जब मैं सोचती हूँ कि अगर मैं इसकी जगह होती तो क्या करती। मान लो आपने उनकी प्रॉब्लम बताई, कि आपने उन्हें काम बताया, उन्होंने नहीं करा, ठीक है, तो जब आपसे वो काम पूछा जाएगा तो आपने वो ड्यूटी असाइन करी है उन लोगों को, तो आप सिंपली बता सकते हो कि भाई असाइन ही नहीं किया था, आप बताओ क्या हुआ उसमें प्रोग्रेस। ठीक है, थोड़ा सा अपने हाव भाव संयत रखना है। दूसरी चीज, क्लास में नहीं पढ़ा रहे तो बच्चों का रिजल्ट बताएगा कि उनके विषय में नंबर कम आएंगे। प्रिंसिपल को खुद ये चीज दिखेगी ना।
तो आपका काम है सिर्फ संयत होकर उनको निर्देश देना। वो कितना मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, मुझे इससे प्रॉब्लम है, ये वो इधर उधर चबड़ चबड़ कर रहे हैं ना, उनको करने दो। इरिटेट होते हैं, मैं मानती हूँ कि बहुत मुश्किल हो जाता है काम करना, लेकिन अगर वहां से ध्यान नहीं हटाओगे तो अपनी नई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा नहीं पाओगे। ठीक है, तो आपको ये मान के चलना है कि भाई सारी चीजें ठीक ठाक है, मैं मैनेज कर रही हूँ, ये दो मेरी प्रॉब्लमेटिक है। जैसे क्लास नहीं होती कि 50 बच्चे हैं, 50 में से 45 जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, कि 10 उसमें प्रतिभाशाली हैं, 35 जो है वो एवरेज है, लेकिन 5 जो है वो प्रॉब्लमेटिक है ना। तो हम क्या करते हैं, उनके हिसाब से करके फिर उन प्रॉब्लमेटिक को अलग तरीके से डील करते हैं ना। सेम मान के चलो कि ये स्टाफ नहीं है, क्लास है, अब आपको डील करनी है, तो अगर आप अच्छे टीचर हो तो आप कर जाओगे उन्हें डील। नेक्स्ट, आपने मेरा कमेंट नहीं पढ़ा, सॉरी बहन। अच्छा ये था मैम, अगला आपने बताया नहीं सैलरी कितनी है। क्या करोगी मेरी सैलरी जान के, पहले आप अगले कमेंट में ये बताना कि आप अपनी सैलरी बताएं, इससे मैं ये करूंगी। और गवर्नमेंट टीचर की सैलरी जानना क्या बड़ी बात है, सर्च कर लो। यूट्यूब पे मैं कितना कमाती हूँ ये फ्लक्चुएटेड है, इसलिए मैं नहीं बताती। एक अंदाजा देना चाहूँ तो उसका भी मुझे बताओ कि उससे आपको क्या ही फर्क पड़ेगा, उससे आप क्या कर लोगे। क्योंकि मैंने पिछली बार भी बताया था कि मेरे बड़े बुड्ढे कह के गए थे कि अपनी बहुत ज्यादा पर्सनल प्रॉब्लम या फिर अपनी सैलरी, अपनी तरक्की, अपने प्लान्स बहुत ज्यादा शेयर नहीं करने चाहिए, है ना। तो मैं उसी को फॉलो करती हूँ। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं वही हूँ जिसके हस्बैंड होम लोन लेना चाहते थे, फाइनली उन्होंने होम लोन ले लिया। लोन लेने के लिए 1 महीना बाद मुझे पता लगा आपने आधे लोन से देवर का कट चुका है, जबकि मुझे पता लगा, मैंने देवर से पूछा कब दोगे, तो सास ससुर ने मुझसे लड़ाई करी। अब इन्होंने दूसरे देवर को भी पैसे उधार दे दिए। होम लोन के पैसे में से मैंने मना करा तब भी नहीं माने, हम अलग रहते हैं, देवर बहुत चालाक है, मुझे कुछ पता नहीं लगने देता, क्या करूं प्लीज बताएं। अब आपके करने के लिए बचा क्या, पैसे तो वो लुटा चुके। लेकिन मैं इस जगह होती तो मैं शायद बहुत रिजिडली और बहुत रूडली अपने हस्बैंड को हैंडल करती कि ये तरीका क्या है। लेकिन अब तो वो लुटा चुके हैं, अब तो बस आप प्रेयर कर सकती हो, बल्कि माइल्डली रहना पड़ेगा ताकि जो पैसा चला गया वो वापिस आए। लेकिन इन्हें यही कहो कि बहुत बढ़िया करा अपना, मतलब एक होता है ना गुस्सा हम चिल्ला के दिखाते हैं, एक गुस्सा होता है कि हमें पता है कि कितना गुस्सा आ रहा है लेकिन दिखा नहीं सकते। तो वो वाला अपना एटीट्यूड इन्हें दिखाओ कि भाई, मतलब उन्हें समझ में आए कि इसको गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन अब आप उस गुस्से को करके कुछ कर नहीं सकते, लुटा चुके हैं ना वो पैसे। उनको जता दो कि आपको कितना गुस्सा आ रहा है, लेकिन बिना चिल्लाए। नेक्स्ट, हेलो दी, प्लीज मुझे आपसे बात करनी है, बहुत जरूरी है। मैं आपको 2 बार कमेंट भी कर चुकी हूँ पर आपने रिप्लाई नहीं दिया। मैं आपसे सीधे बात कैसे कर सकती हूँ, मैं परेशान हूँ, बहुत बड़ी हूँ, बहुत ज्यादा है। आपको कमेंट में सब कुछ बता नहीं सकती, लगभग मैंने आपके सारे वीडियो देखे पर इतने वीडियो में भी किसी की प्रॉब्लम मेरे जैसी नहीं। मेरी माँ नहीं है, जब मैं 1 साल 6 महीने की थी तब से मुझे आपको देखकर सुनकर माँ जैसा फील होता है। माँ सबकी सुनती है, प्लीज क्या आप मेरी सुनोगे। नाम है इनका डॉक्टर की टीचर, डॉक्टर की टीचर। पर्सनल बात करने का मैंने बता दिया, इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट हो जाओ। कभी कभी मैं उसके मैसेज खोल के देख लेती हूँ, तो जब देखूंगी तो मैं जवाब दे दूंगी। इंस्टेंट तो नहीं दे पाऊंगी, लेकिन हाँ उम्मीद है कि यहाँ पर नहीं शेयर कर सकते तो वहाँ कर सकते हो। नेक्स्ट, मैम प्लीज मेरे क्वेश्चन के आंसर जरूर देना। मैं बेसिक गवर्नमेंट टीचर हूँ, मुझे सब लोग सीधी बोली और घमंड नहीं करती ऐसे बोलते हैं, पर मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, ससुराल वालों से ना ही मैं पंगा लेती हूँ, ना ही मुझे वो कुछ सुनाते हैं। सैलरी भी हम दोनों अपनी अपने पर ही मैनेज करते हैं, मेरी लाइफ भी मेरी अकॉर्डिंग जी रही हूँ। मुझे बिल्कुल लगता है मैं समझदार हूँ। प्लीज टेल मी मैम, मेरा बिहेवियर में चेंज क्या करूँ। नमस्ते सुनीता मैम। अगर आपकी लाइफ आपके हिसाब से बिल्कुल सही चल रही है तो आप लोग, आपको सब सीधी भोली और घमंड नहीं करती बोलते हैं, तो इसमें से कुछ भी निगेटिव कहाँ है जो आप परेशान हो रहे हो कि मुझे बुरा लगता है। आज के जमाने में अगर कोई कह रहा है कि तू बहुत सीधी है तो इसे एज अ कॉम्प्लीमेंट ले लो, क्योंकि कौन है सीधा। मैं तो तेज को भी कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ। कोई कहता है सुनीता बहुत तेज है, हम प्राउडली तेज है, बॉडम होने से तो अच्छा है। और तेज हैं केवल इसीलिए तो कि कोई हमारी बैंड ना बजा के जाए, दूसरे की बैंड बजाने के लिए हम अपना दिमाग यूज नहीं कर रहे। तो मैं तो प्राउडली कहती हूँ कि हाँ हम तेज हैं। तो आपको तो लोग सीधा कह रहे हैं, इसमें बुरा क्यों मान रही हो। आपकी लाइफ मस्त चल रही है, जियो।
नेक्स्ट, दिस इज माई सजेशन दैट चूज नियरेस्ट एरिया फ्रॉम योर हाउस फॉर HLB। आई जस्ट कंप्लीटेड माई सेंसर ड्यूटी। बहन, चूज करने की ऑप्शन कहाँ है? लिस्ट लिखवाई थी कि आप कौन सा एरिया लेना चाहेंगे, मैंने तो अपने घर का एरिया लिखा था, लेकिन उस लिस्ट को शायद रद्दी में डाल दिया हो, क्योंकि किसी भी फीमेल टीचर की उसके अकॉर्डिंग आई ही नहीं। स्पेशली चुन के बड़ा दूर दूर दिया गया फीमेल टीचर्स को। नेक्स्ट, हेलो दी, आप कैसे हो? मेरी समस्या है कि मेरी 3 बेटी हैं। बड़ी बेटी का 7 साल कल कपलिट कपलिट अच्छा कंप्लीट होगा, 5 महीने हुए हैं और अभी नर्सरी में है, उसके बाद UKG में जाएगी, फिर 1 में। मुझे उसके उम्र के फिक्र है, क्या वो सही उम्र पर 10 और 11 कर पाएगी? वो केवल स्कूल होमवर्क ही पूरा करती है। आपकी 3 बेटी हैं और 7 साल कंप्लीट हो गए हैं और अब वो नर्सरी में है। 7 साल में वो नर्सरी में है, तो वो कैसे कंप्लीट कर पाएगी 10th और 11th सही समय पे? गड़बड़ है ना। 6 साल का बच्चा पहली में होना चाहिए, 7 में जब वो लग रहा है तो वो पहली में होना चाहिए, अभी वो लेट हो गई है। अब आगे है कि वो जिद्दी है, आगे क्या करेगी? मेरी एक बुरी आदत है, मुझे गुस्सा बड़े तेजी से आता है और मैं नहीं मारती तो नहीं मारती, और जब भी मारती हूँ तो बहुत मारती हूँ। अभी अभी एंड बली मटर 6 साल की है। मैं अपनी इस आदत से बहुत परेशान हूँ। अभी मेरी उम्र भी 26 साल है, 3 बच्चे, छोटी 3 साल की है। मेरी एक बेसिक में टीचर हूँ, मैं एक बेसिक में, तो क्या करूँ? सॉरी दी, कमेंट्स लंबा है। आप बेसिक में टीचर हैं इतनी, लेकिन स्पेलिंग्स फिर कैसे, क्या ही होएगा फिर? लेकिन आपको तो कंप्लीट वो होना चाहिए कि भैया थोड़ा सा अपने हाथ पे कंट्रोल। देखो, हम लोग टीचर है ना, छोटे बच्चे हैं, हमें पता है वो टेंट्रम कैसे करेंगे। तो हमें, मतलब मैं अपनी बताऊं तो मेरे को अपने घर में भी अगर मेरी लड़कियां सोचे कि जी बिल्कुल उधम मचा दें, फालतू की चिल्लपा मचाएं, तो मैं उन्हें भी डांटती हूँ कि क्या उधम मचा रखा है, शोर मत मचाओ, वो क्लास की आदत है। लेकिन जो मारने पे कंट्रोल है वो एक्चुअली हमें क्लास में से आ जाता है, क्योंकि वहां हम डेली डील कर रहे हैं उन बच्चों के साथ इतना ज्यादा कि आपकी सिचुएशन ऐसी आएगी कि गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप रुक जाओगे। कितना मारोगे, किसे मारोगे? मारना अलाउड नहीं है, 10 चीजें हैं। तो आप कहीं ना कहीं कंट्रोल करना सीख जाते हो कि आपको 4 चांटे मारने का मन है तो आप हल्का सा टुनका के छोड़ दिया, कुछ भी है। तो ये चीज अगर कोई बिना टीचर वाला कहे ना कि भाई मेरा हाथ उठ गया मुझे पता नहीं चला, तो टीचर के लिए नहीं ये चीज होती। उसको पता है कि उसको गुस्सा आएगा, लेकिन उसको कंट्रोल करना है। अगर आप अपने बच्चों में अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते तो आप क्लास में कैसे करोगे? बात ये है। तो आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, और टीचर होते हुए आपकी लड़की 7 साल की हो गई और इतनी छोटी क्लास में कैसे है? बहुत सारी गड़बड़ आपके से हो गई हैं। अब उनमें से सुधारने में क्या करोगे जी? एक तो क्लास का उसका देखो कि कुछ हो सकता है, ये छोटी नर्सरी LKG वेलकेजी ये छोड़ के फर्स्ट में वो कैसे जाएगी? जिस स्कूल में पढ़ रही है वहां बात करो कुछ ना कुछ, क्योंकि मुझे इसकी डीप नॉलेज नहीं है कि अभी भैया क्लास, मुझे तो जितना पता है ऑनलाइन के हिसाब से चेंज फिर हो नहीं पाती, बहुत मुश्किल हो जाता है ना? तो कोशिश करो अगर उसका 1 आध साल भी ऊपर नीचे बच सकता हो तो। नेक्स्ट दी, मेरी नंद और सास मेरे हर काम पर टोका टाकी करते हैं। सास और नंद ऊपर फ्लोर पर रहते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड नीचे, और मेरे बच्चे ननद और डिवोर्स हुआ है। इस बार मैंने उन लोगों को जवाब दे दिया तो घर पर कलेश पड़ गया, क्या करना चाहिए मुझे? देखो, पिछली बार बात हुई थी, जवाब देना या जुबान चलाना सवारी चलाने के जैसा ही है। किसी को भी ऐसे और इतना मत बोलो कि तुम्हारे ऊपर उल्टी बात आ जाए। अगर कोई ऐसा है ना तुम्हारी इतनी सी बात पे इतना रिएक्ट करता है, तो उसे इतनी सी ही बात बोलनी है, इससे भी थोड़ी और कम। उसे पेंच लगाने के लिए उतनी ही बहुत है ना? तो अगर जब भी आगे से कुछ बात होए, अभी शांत रहो। अब तो देख लो जो तिल्ली डाली है, अब उससे वहां बम पटाखे फूटेंगे। अभी शांत रहो, हैंडल हो जाने दो, नॉर्मल हो जाने दो सिचुएशन। लेकिन ये भी है कि जब एक बार बोल देता है ना आदमी, तो थोड़ा सा आगे उसको वही ट्रीटमेंट देने से पहले सामने वाली पार्टी सोचती है। तो अब तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन थोड़ा सा नियंत्रण में रख के अपने आप को जब जवाब देना, ताकि टेक्निकली राइट रहो आप। अगर वो चीज सिंपल सा एक रूल बनाओ कि वो सीन जो क्रिएट हुआ है, आपने जो बोला, उन्होंने जो किया, अगर वो सीन कोई थर्ड पर्सन देखे तो उसमें आप तो गलत नहीं नजर आ रही, बस इतना मेक श्योर कर लिया करो। नेक्स्ट, मैम जब आप मीटअप की बात कर रहे थे तो उसका एक एक शब्द जैसे मेरे मुंह से निकल रहा था। ये बातें मैंने
अपने ऐसा सोचती थी, अगर ऐसा हो सकता तो मैं ज़रूर बताना, मैं आऊँगी। हेलो सुनीता जी, एक बात पूछनी थी कि आप अपने घर में डस्टबिन कहाँ रखते हो और कैसे मैनेज करते हो? मीन्स गाड़ी आती है या आप कहीं डंप करके आते हो? उसमें ब्लैक पॉली बैग लगाते हो या क्या? हाँ, गाड़ी आती है, ब्लैक पॉली बैग ही लगाते हैं और डस्टबिन हमारा रखा रहता है कि सिंक के नीचे, किचन वाली सिंक के नीचे। और अगर ऐसा कोई कूड़ा होता है जो किचन के हिसाब से हमें लगता है कि नहीं है, तो हम उसे रात में रैप अप करके गेट के पास टांग देते हैं, सुबह गाड़ी आती है वहां से हम टांग देते हैं। अब आगे क्या क्वेश्चन है? एक दूसरी बात कि कोई आपका फैन मिल जाए तो बहुत खुशी होगी आपको। मैं भी आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। कुछ इंट्रोवर्ट या फीलिंग एक्सप्रेस ना कर पाने जैसा है, किसी के बारे में ज्यादा नहीं बोल पाती, पर जब आप टाइप कर रही हो तो जरूर ये बात कहूंगी कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है ऐसा जिससे सब कुछ शेयर कर सकूं। जब मैं मन में बहुत उथल पुथल चलती है तो मैं बेचैन हो जाता है कि आपकी एक वीडियो सुन लूं, या डीमोटिवेट होने लगती हूँ तो लिव लाइफ इजी का एक एपिसोड देख लूं। शॉपिंग करनी हो तब भी आपके पास सोल्यूशन है, जस्टिफाई वाला चैनल। कुल मिलाकर आप मेरी 3 in 1 फ्रेंड हो। मैं दुनिया में अपनी मम्मी से सबसे ज्यादा क्लोज थी, जो अब इस दुनिया में नहीं। अब आप बहुत क्लोज हो गई हो। थैंक यू टू कम इन माई लाइफ इन दिस फॉर्म। थैंक यू सो मच। हाँ, आई एम टच्ड आपकी बातों से। नेक्स्ट, दी प्लीज रिप्लाई करना। मेरे हेयर ज्यादा हैवी नहीं था, हेयर फॉल का इशू था, मैंने छुपाया नहीं। जब देखने आया तो पूरी फैमिली आई थी। ग्रेड 1 FPHL मेरे को नहीं पता था, घरेलू नुस्खे करती थी। कुछ देर डॉक्टर ने बोल दिया स्टडी का स्ट्रेस भी हो सकता है। पति को बोला तो ज्यादा डेंस नहीं है, डायरेक्ट हेयर फॉल का बताने की इनसिक्योरिटी थी। मेरे पापा ने कार लोन पर दी, मेरी गवर्नमेंट जॉब है, उस पर लोन करवाकर 1 लाख डाउन पेमेंट एंड 7 year लोन विद EMI 12.5K पर मंथ मंथ। उन्होंने बताया नहीं था ससुराल वालों को, और मुझे भी मना कर दिया बताने को। पति मैके वालों के बिल्कुल एंटी हैं, मुझे बोलते हैं तुमने भी नहीं बताया, हेयर फॉल का नहीं बताया। हालांकि मेरे FIL पे डेप्ट था 40 लाख का अप्रोक्सीमेट। प्रॉपर्टी में लॉस के कारण इन्होंने भी छुपाया, नहीं बताया। हमें शादी के बाद पता चला। जब लोग आते थे मांगने वाले, पूछती थी तो कोई कुछ नहीं बताता था, साइलेंट हो जाते थे। मैं कुछ बोलूं तो बोलते हैं तुम्हें पे करने को नहीं बोल रहे, मेरी सैलरी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट सेविंग बोल के ले लेते हैं। रूल बना लिया है लेने का, और मुझे बोलते हैं तुम्हारा लोन तो हमारे ऊपर है। मैं 1 लाख अर्न करती हूँ, मेडिकल ऑफिसर हूँ, पति भी सेम पोस्ट पे हैं। कुछ हेयर प्रोडक्ट आते हैं, एक्सपेंसिव है, अराउंड 15K उसमें चला जाता है, 12.5K EMI बाकी। इनको दे देती हूँ अपने खर्चे थोड़े बहुत। बहुत सुनाते हैं, बहुत ज्यादा, क्या करूं, मैं थक गई हूँ दीदी, बहुत टॉक्सिक बिहेवियर है। हस्बैंड का कुछ शेयर नहीं कर सकती, मजाक बना लेते हैं। सास केयरिंग है बट इमोशनली अनअवेलेबल एंड सोफिस्टिकेटेड। मैं वही हूँ जिसकी सास बोलती है सोने के भरा मटका मिल जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। कुछ टाइम से पोस्ट ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन में बिजी थी, इसलिए नहीं मैसेज कर पाई। अब कहते हैं फर्स्ट डे से पसंद नहीं थी, कैरेक्टर पे भी बोल देते हैं। इवन कुछ भी स्टोरी बनाकर कॉलेज टाइम पे फ्रेंड से उनके नाम लेके बोल देते हैं गलत थी उनके साथ, तुम क्या करूं दी प्लीज रिप्लाई। कुल मिला के आपके पैसे से मतलब है, आपसे नहीं है। आप पूरी तरह सक्षम हो, लेकिन आपको वो हमेशा अपने जूते के नीचे कहना चाहिए, दबा के रखना चाह रहे हैं कि आप फिजिकली उन्हें पसंद नहीं थी। ये वो आपकी इज्जत नहीं। ठीक है, तो ये देखो अपनी अपनी ना बर्दाश्त होती है कि हम किस हद तक बर्दाश्त कर रहे हैं। आपको जब लगे कि मेरी बस हो गई, आप सिर्फ अपना एक डिसीजन आपको लेना है एंड यू आर फ्री। लेकिन अगर आपको लगे कि फ्री रहने के बाद भी मैं क्या ही कर लूंगी, वहां भी मैं दुखी रहूंगी, तो फिर इस तरीके से सोचो। तो इन लोगों से उम्मीद अपने पति से ये सब करना छोड़ के अपनी लाइफ मस्ती में जीना शुरू करो। जो पैसे ये आपसे ले लेते हैं फ्यूचर की सेविंग के चलते, आप पढ़ी लिखी हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, आप खुद इन्वेस्ट नहीं कर सकती। उनको बोलो कि मैं अपने अर्निंग सेविंग खुद इन्वेस्ट कर लूंगी फॉर फ्यूचर। एटलीस्ट आपको पता तो रहेगा आप क्या कर रहे हो। ठीक है ना? तो अगर आपको इस शादी से निकलना है, वो भी एक ऑप्शन है। अगर आपको लगता है शादी से निकल के भी क्या ही उखाड़ लूंगी, लाइफ फिर भी कोई आसान नहीं रहनी, तो रहो इसमें ही, सोशली अपना स्टेटस मेंटेन करो और अपने आप में चिल करना शुरू करो। सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती, एक्सेप्ट कर लो ये चीज। तो हस्बैंड का प्यार, सम्मान, आदर, ये सब मान के चलो कि नहीं है भैया हमारी किस्मत में, ये चीज नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीजें जो आपके पास है, बहुतों के पास नहीं है। आप उनको इम्प्रूव करो, उन्हें इंजॉय करो, उन्हें एम्ब्रेस करो कि हाँ भाई ये चीज मेरे पास है। जिसमें सबसे बड़ी चीज है आपकी नौकरी, आपकी तनख्वाह। इंजॉय करो उसका। और बालों का भी सही ट्रीटमेंट मिल रहा होगा, अगर लग रहा है तभी आप पैसे खर्च कर रहे हो जाएंगे सही।
नहीं भी होते तो जैसे भी हम हैं हम उसी को एक्सेप्ट खुद तो करें, उसके बाद उसी में खुश रहना शुरू करो। और जिस दिन आप अपने आप में मस्त रहना सीख लोगी ना, उस दिन लोग भी बदल जाते हैं फिर। नेक्स्ट दी, एक क्वेश्चन था कि आपका चश्मा पावर का है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं सबकी पावर का चश्मा लग गया तो हमेशा ही लगाए रखना होता है, बट आप कभी कभी लगाती हो तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे लोग बोलते हैं आई साइड ज्यादा पुअर हो जाती है रेगुलर वियर ना करने से। मेरा चश्मा नजर का ही है, और अब रेगुलर मतलब मेरा रेगुलर क्या है कि पढ़ते टाइम कॉपी में लिखते टाइम, अब मतलब स्कूल में भी जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं सोचूं बिना चश्मे के पढ़ा लूँ तो मैं नहीं पढ़ा पाती, लेकिन मुझे लगाना इनकम्फर्टेबल लगता है, यहाँ दर्द होता है यहाँ दर्द होता है, तो मैं ये नहीं है कि मैं चलते फिरते भी लगा रही हूँ, चलते फिरते इसको लगा भी नहीं सकते, पास का चश्मा है ये, लेकिन है नजर का ही, अब इसके बिना मैं काम नहीं कर पाती। तो यहाँ मुझे कमेंट्स पढ़ने होते हैं, इसीलिए ये वाले एपिसोड पूरे पूरे इसमें ही शूट होते हैं चश्मे के साथ। लेकिन लिव लाइफ इजी में अगर मुझे कुछ बोल के बताना है तो उसमें मैं बोल रही हूँ, मुझे कहीं से पढ़ना नहीं है तो मैं कर देती हूँ बिना चश्मे के। ये है, कुकिंग वुकिंग है, बाकी का काम है, उस सब में नहीं लगा रही हूँ, लेकिन पढ़ते टाइम मुझे लगाना पड़ता है। नेक्स्ट, बाकी ये है अगर डॉक्टर ने आपको बोला है, जैसा मैं मेरे को बोला है कि नजर का काम करो तो लगा लो, तो लगाना ही पड़ेगा, वो नहीं लगाओगे तो नजर डाउन होगी होगी। दिया, आप अपने बच्चों के बालों की केयर कैसे करती हो बताना प्लीज। मेरी बेटी 12 साल की है, बहुत हेयर फॉल होता है उसको, और लेंथ भी एक लिमिट पर आके नहीं बढ़ती है, प्लीज बताना दी जरूर। देखो शुरू में ही बात हो चुकी बालों से रिलेटेड, बाकी हेयर फॉल के लिए भी या फिर केयर करने के लिए भी अगर सीवियर प्रॉब्लम है तो प्रोफेशनल सोल्यूशन ले लो। मेरे बच्चों के बालों में ऐसा कुछ नहीं है, हेयर ऑयल अब वो सेसा वाला लग रहा है, उनको सूट कर रहा है वो, बाकी वही महीने हफ्ते में 2 बार शैम्पू कंडीशनर। नेक्स्ट, हेलो जी माई गुरु जी, क्योंकि बहुत कुछ सीखा है आपसे, सीख रही हूँ आगे भी सीखती रहूंगी। प्रेइंग टू गॉड कि कभी आपसे मिलने का मौका मिले और आपसे खूब बातें कर पाऊँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे हर सवाल का जवाब आपके पास ही मिलेगा। ग्रेटफुल हूँ कि आपको सुनने का मौका मिला दिल से। नेक्स्ट, हेलो दी, आई लाइक योर एपिसोड, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपके एपिसोड हम महिलाओं के लिए थेरेपी का काम करते हैं, थैंक्स एंड लॉट्स ऑफ लव। Ma'am, I like your way of communication. I want to ask one question regarding YouTube channel. My husband wants to start a YouTube channel, though I told you several times, but as that I was not much interested because it was not related to my life. But now I want to know about software through which you edit your videos. मैं एडिट कर रही हूँ फिल्मोरा से, लेकिन आजकल फिल्मोरा ने मेरी बैंड बजाई हुई है, बहुत लैग मार रहा है, बहुत सारी ऐप है एडिटिंग, और लगभग सबका इंटरफेस और काम करने की जो तरीका वो एक सही है। तो स्टार्टिंग में आप फिल्मोरा, कैनवा, इनशॉट कोई सा भी ट्राई कर लो, शुरू में सबको सीखना पड़ेगा तो कोई सी भी एक सीख लो, और अगर तरीके से काम करना है तो उनका पेड वर्जन ले लेना, क्योंकि काफी सारी जो फीचर है वो अनलॉक हो जाते हैं। तो फिलहाल तो मैं फिल्मोरा से कर रही हूँ, लेकिन इसमें ग्लिच कई बार बहुत ज्यादा आ जाती है, और फिर वही अगेन के नई ऐप लो स्विच करो, इसका पेड वर्जन लिया हुआ है तो मैं इसी से कर लेती हूँ। नेक्स्ट, मैम मेरी जेठानी की डेथ हो गई है, वो गांव में रहती थी, वहां उनकी बड़ी बहू, मेरे जेठ और उनकी 27 साल की बेटी, और मेरी सासू माँ 85 की हो गई है। जेठानी जब तक जिंदा थी घर बहुत सही चल रहा था, हम लोग चौथाई जब भी गाँव जाते थे छुट्टियों में होगा, बहुत अच्छा माहौल रहता था, पर उनकी डेथ के बाद उनकी बहू बहुत ही घेर का माहौल खराब कर रखा है घर का। उसके साथ कितना भी काम करवा लो, जब करो भी एज हो रही है, पर उसे हमेशा शिकायत रहती है कि ये काम किया ये काम नहीं किया। सासू माँ के साथ बैठकर बात करती हूँ तो उसे बहुत बुरा लगता है, मेरी शिकायत चल रही है, और गाजर का घर का सारा का छोड़ देती है, कोई बीमारी का बहाना बनाकर बस कहने के लिए उठेगी और कहने में मेरी सास बनकर नुक्स निकालती है। मतलब कुल मिला के अब आपका माहौल गांव का पहले जैसा नहीं रहा, तो जाना आना कम कर दो, तीज त्योहारों पे जाओ, अब बहू का राज है, वैसा नहीं है जैसा पहले था। नेक्स्ट, मुझे डार्क कलर पहनने से डर लगता है समर में, क्या करूं? मेरे हस्बैंड डार्क ब्लू साड़ी खरीदी है, कैसे पहनूं ऐसी गर्मी में? ये दिमाग का फेर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ डार्क कलर पहनने से बहुत दिक्कत होगी, पहन के देखो, ब्लू है वो भी, क्या पता कोई परेशानी ना हो। जब मैं मेरठ अपनी मार्कशीट लेने आऊंगी तब मैं आपसे मिलना चाहूंगी। चलो, वही जो मिलना चाहे वो उस पे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट रहो, मैसेज कर देना, अगर बनी सिचुएशन तो मिल ही लेंगे।
नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं आपसे बहुत कुछ सीखा है पर आज पहली बार कुछ पूछ रही हूँ। मैं अपने सारे रिश्ते बहुत ईमानदारी से निभाती हूँ। 10 साल तक ससुराल वालों की सारी जिम्मेदारियां निभाई, अपने बच्चों का पेट काट कर, आज भी कभी देवर के लिए देवरानी के छोटी बहन से बढ़कर माना, पर उनकी तरफ से मुझे एक नॉर्मल जितना भी नहीं मिलता, बहुत दुख होता है। मैम, मैं अब उनके लिए कुछ करूँ या सब बंद कर दूँ, क्योंकि मेरी तरफ से 101%, देवरानी की तरफ से 10% भी नहीं मिलता। मैं क्या करूँ, प्लीज रिप्लाई। 101 और 10 वाला छोड़ के 50% पे आ जाओ। ना अति करो, ना बिल्कुल इधर निगलेक्ट करो। ऐसे करोगे तो रिश्ते भी चलते रहेंगे, खत्म नहीं होंगे, और आप पे प्रेशर भी नहीं आएगा। कुल मिला के हेल्प सबकी करो, जब तक आपके पर्सनल कोई नुकसान नहीं हो रहा और आप इजीली कर पा रहे हो। तो जितना हमें किसी का करने का मौका मिल जाए बढ़िया, लेकिन जब कोई हमारे करे हुए को ग्रांटेड ले ले, उसकी कदर ना करे, है ना, वहां आपको बुरा लगना शुरू हो जाता है। तो इस इतना ही करो और इस नियत के साथ करो कि वहां से कुछ नहीं आना। तो आप कर तो दोगे, लेकिन आपको ना एक्सपेक्टेशन नहीं रहने की वहां से, ठीक है। तो ये एक दिन में नहीं आता, क्योंकि जब हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक रहता है कि यार कल को हमारा टाइम आएगा, ये भी खड़ा होगा। लेकिन जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे ना इस चीज की कि मैं जिसका भी जो कर रही हूँ वहां से वापसी कुछ नहीं आना, अपने मन में ये सोच के करोगे, तो आपको बुरा लगना बंद हो जाएगा जब एक्चुअली वहां से वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर कहीं से आ गया तो आपको बड़ी खुशी होगी कि यार यहाँ तो उम्मीद ही नहीं थी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा रोज अपने आप को ये समझाओ कि मैं जिसके लिए भी जो भी कर रही हूँ बस अपने मन की खुशी के लिए कर रही हूँ, वहां से कुछ मिलना नहीं है। बस ये चीज मैंने जब प्रैक्टिस में लाई है तब से मैं बहुत शांति में हूँ। तो ये थे एपिसोड 201 के जवाब। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।